हमजा जैसा कोई फिगर था क्या? हमजा का जो कैरेक्टर है, ये कहानी आज तक बाहर नहीं आया जाना, लेकिन एक इंडियन स्पाई है जो आज पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। उसका नाम है बट वो जो एक सीन है जहाँ एक इंडियन स्पाई को पकड़ा गया है, हैव दे एक्चुअली बीन स्पाइज हु आर कॉट ऑन द अदर साइड? जो मैंने एक समय पे पाकिस्तानी ऑफिसर से भी सुना, फर्क सिर्फ यही हो सकता है उसमें कितना स्ट्रिंग दिखाएगा, वो उधर 2 कम होंगे, यहाँ शायद 2 ज्यादा था। मतलब कि कहने लायक नहीं है जिस ब्रुटैलिटी के साथ टॉर्चर होता है। धुरंधर 1 में एक सीन थी जहाँ उजैर और हमजा फुटबॉल खेल रहे हैं, बट आई बिलीव द एक्चुअल लोर इज कि लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेला जाता था। उजैर बलोच, उसके पिताजी, उनके साथ अरशद पप्पू का बहुत झगड़ा हो रहा था और उजैर बलोच तब बहुत ब्रूटली अरशद पप्पू को और उनके साथियों को मारा। तो उसी वक्त ये लोग उसको पैर से किक करके फुटबॉल की तरह खेल रहे थे अरशद पप्पू के सर के साथ। एसपी चौधरी असलम, लोग बोलते थे कि ही इज तालिबान हंटर। उसका एक नाम था बाबा कॉप, क्योंकि वो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे खलनायक देखने के बाद। इट इज एन आयरनी। पीक डिटेलिंग में आदित्य धार, बड़े साहब दाऊद इब्राहिमी है। वो जो घटना घटी थी जहाँ पे दाऊद के भाई नूरा को रहमान डकैत ने मार दिया, क्लिफ्टन में उसके नजदीकी कहीं एक डस्टबिन के पास वो बॉडी डंप करके चले गए। क्या कर पाए दाऊद? कुछ नहीं। इट्स क्रेजी टू मी कि एक ऐसा भी चैप्टर रहा है, रहमान डकैत वर्सेस दाऊद इब्राहिम। धुरंधर पॉडकास्ट स्पेशल है ये। जितने कैरेक्टर्स हमने धुरंधर में देखे हैं ना, उनकी क्रंच डाउन कंडेंस स्टोरी फिल्म में दिखाई गई है। उन सारे कैरेक्टर्स की खुद की हिस्ट्री है, खुद की साइकोलॉजी है, खुद के एनेक्डोट्स हैं, वो सारे पेश होंगे आज के स्किल हाउस ब्रिंग्स यू द रणवीर शो एपिसोड में। मित्रा साहब एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने डेकेड्स के लिए आईएसआई पाकिस्तान के सब्जेक्ट को कवर करा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है इसी टॉपिक पे, कराची अंडरवर्ल्ड, लियारी वगैरह। I hope all of you understand geopolitics and understand psychology better because of this episode. जब भी मैं कोई impactful फिल्म देखता हूँ ना, मुझे उस फिल्म पर रिसर्च करना बहुत बढ़िया लगता है। तो मेरे जैसे जितने भी सिनेफाइल्स भी हैं, उन्हें ये वाला पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अगर हिस्ट्री अच्छी लगती है, अगर जियोपॉलिटिक्स का सब्जेक्ट अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखोगे आज। लॉट्स दैट आई लर्न टुडे एंड आई होप दैट आपको भी ये वाला एपिसोड बहुत बढ़िया लगे, जैसे मुझे लगा रिकॉर्डिंग करते हुए। Jai Hind, enjoy this Dhurandhar special podcast on Skill House brings you TRS. जय हिंद। जय हिंद। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर धुरंधर 1 या धुरंधर 2 जस्ट अभी देखी आपने, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। धुरंधर में जो हिस्ट्री नहीं दिखाई गई है वो आप जानोगे, धुरंधर के इन बिटवीन द लाइंस डिटेल्स आप आज जानोगे, और वो जो कैरेक्टर्स थे जो धुरंधर में दिखाए गए थे, उनकी साइकोलॉजी आप समझोगे। मैं तो मानता हूँ कि आप इंडिया के बारे में भी बहुत कुछ जानोगे आज। दैट्स व्हाई एट द स्टार्ट ऑफ दिस एपिसोड, जय हिंद। Thank you, Mitra Saab. You're one of the most senior journalists in the country. I think maybe 20-30 years के टाइमलाइन से आपने यही एस्पियोनाज, ISI के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है। हाउ वुड यू रेट धुरंधर 1 एज ऑफ नाउ? क्योंकि एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस, धुरंधर 2 इज नॉट रिलीज्ड येट। Of course. तो धुरंधर 1, डिड इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर नेशनल स्टोरी? Very true. धुरंधर ओपन अ न्यू यूनिवर्स, इसमें कोई शक नहीं। इतने साल से जो मैंने जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी, खास करके पाकिस्तान, इस सिलसिले में स्टडी किया है, एग्जामिन किया है। और स्टडी मतलब इट्स नॉट जस्ट कि पब्लिक डोमेन में क्या अवेलेबल है उसको पढ़ना, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है जी। आपको अपनी कॉन्टैक्ट से बात करना होता है, और कॉन्टैक्ट्स आपको कितने ट्रस्ट करते हैं, जिनको बिल्ड करने में बरसों सालों डिकेड्स लग जाते हैं। तो कमिंग बैक टू धुरंधर में जो कैरेक्टर्स हैं वो दे आर ऑल ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ कैरेक्टर्स। वैसा ही हुआ था,
ऑफ कोर्स फिल्म की कहानियाँ एक फिल्म में दिखाने के लिए टाइमलाइन को कंप्रेस करना पड़ता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स कंपोजिट कैरेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस कैरेक्टर में 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, कम से कम 1 से ज़्यादा कैरेक्टर्स का निचोड़ उसके अंदर डाला गया है। Even for example, Ranveer Singh एब्सोल्युटली, must be the story of many spies that have worked एब्सोल्युटली। together. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सारे जो खास करके रणवीर सिंह, मेजर इकबाल, तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं दे आर कंपोजिट कैरेक्टर्स। बहुत सारे लोगों ने वो सब घटनाओं को अंजाम दिया, वो कहानी रचा उन्होंने मिलके। लेकिन चूँकि फ़िल्म में आपको एक प्रोटैगनिस्ट के ज़रिए, एक हीरो के ज़रिए, जिसके साथ ऑडियंस रिलेट कर सके पहला सीन से, उसके ज़रिए कहानी बोलना पड़ता है। तो ज़ाहिर है उसको बहुत कंप्रेस करना पड़ता है, उसको बहुत लार्जर दैन लाइफ बनाना पड़ता है। ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में इतने लार्जर दैन लाइफ नहीं होते हैं। उनका पहला काम होता है कि हम लार्जर दैन लाइफ ना हो, ताकि हम लोगों की अटेंशन में ना आए। अगर खुफिया तरीके से आप काम करेंगे, तो आप 56 इंच छाती जो है, उसको चौड़ा करके नहीं चल सकते हैं। आप एकदम घुल-मिल जाएँगे लोगों के साथ। जी, जी। बट आई अंडरस्टैंड, सिनेमा की अपनी एक ग्लैमर होता है, अपनी कुछ कंपल्शंस होती हैं। सो मुझे जो सबसे बड़ी बात लगता है धुरंधर के लिए, वो धुरंधर का जो यूनिवर्स हमने देखा लियारी में, वहाँ की जो इंटरनल गैंग वॉर, और वो कैसे पॉलिटिक्स के साथ मिला हुआ है, कैसे इंटेलिजेंस के साथ मिला हुआ है। तो हमने गैंगस्टर्स खाली नहीं देखे, हमने एक इकोसिस्टम देखा पाकिस्तान में, जहाँ क्राइम, पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं, हाउ दे फीड ईच अदर। हम्म। वो मुझे लगा धुरंधर में कमाल की तरीके से दिखाया गया। जी। ओके। आप कह रहे हो कि ये जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स है एक्चुअली स्टेल्थ में रहते हैं। सारे नहीं, जो मेरा कहने का मतलब था, जो नॉर्मली जिसको हम हीरो समझते हैं, जो स्पाई के तौर से काम करता है, जी। वो डेफिनेटली लार्जर देन लाइफ नहीं हो सकता। ही कांट अफोर्ड टू बी दैट। क्या होता है, वो जल्दी नोटिस में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक आप अगर किसी गैंगस्टर की बात करें, समटाइम पुलिस ऑफिसर्स, अगर वो लार्जर देन लाइफ हो तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। लोग उन्हें ज़्यादा डरने लगते हैं, उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। लेकिन जो कोई एक आदमी खुफिया काम करेगा, उसको तो जितना लोगों की नज़र में वो ना आए, उतना ही अच्छा है ना उसके लिए। धुरंधर 1 में एक सीन थी जहां उज़ैर और हमजा फुटबॉल खेल रहे हैं, बट आई बिलीव द एक्चुअल लोर इज कि लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेला जाता था। हाँ, एक बहुत ही ब्रूटल कहानी है वो। अ, रहमान डकायत, रहमान डकायत के साथ हाजी लालू करके उनका एक पार्टनर हुआ करता था, जो ड्रग्स और एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग रैकेट्स वगैरह चलाते थे। जब 2003 या 4 के बाद रहमान डकायत का राइज शुरू हुआ, उनका और हाजी लालू के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, वो लोग अलग हो गए। और उस वक़्त हाजी लालू जो अलग हो गए, उससे उसके बाद उनको बहुत नुकसान हुआ था। मतलब उनका ये कहना था कि रहमान डकायत ने मुझे धोखे से अपने टीम के अंदर से, पार्टनरशिप से निकाल दिया। हाजी लालू का बेटा था अरशद पप्पू। ओह, ओके। ओके। अब रहमान डकैत का जो कज़िन है उज़ैर बलोच, जी। वो पहले कभी क्राइम पे नहीं आया था। उसके पिताजी, जिनका नाम था मोहम्मद फैज़ू या मामा फैज़ू, उनके साथ अरशद पप्पू का बहुत झगड़ा हो रहा था कि कराची पोर्ट जो है, उसका लेबर यूनियन किसके अंडर में आएगा। एक तरफ रहमान डकैत के कहने से मामू फैज़ू उसको अपने दखल में लेने की कोशिश कर रहे थे, उधर अरशद पप्पू कोशिश ये कर रहा था कि किसी भी तरह इनको ये मौका ना मिले। लेकिन आखिरकार अरशद पप्पू को लगा कि द ओनली वे टू स्टॉप और ओनली वे टू गेन कंट्रोल ऑफ द लेबर यूनियन ऑफ कराची पोर्ट विल बी कि जो मेरे साथ लड़ रहा है इसको हासिल करने के लिए, उसको जान से मार दो। तो उन्होंने पहले उसको किडनैप किया और किडनैप करके उसको मार दिया, जो अरशद उज़ैर बलूच के फादर थे। अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के फादर को मारा 2003 में। डैम। उज़ैर बलोच तब काफ़ी छोटा था। उज़ैर बलोच को शायद इस क्राइम की दुनिया में आना भी नहीं था। तो बचपन में उसको वो एक घाव था, उसको कभी भुला नहीं उसने। और धीरे धीरे वो रहमान डकैत के साथ गैंग के अंदर आ गया। जब 2009 में रहमान डकैत मरे, तो ही टुक चार्ज ऑफ द गैंग ऑफ लेयरी।
उन्होंने रहमान डकैत का जगह ले लिया, उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच ने। और तब उज़ैर बलोच को लगा कि अब मुझे अरशद पप्पू से बदला लेना है, जो मेरे पिताजी को इतनी ब्रूटली मारा था। वो धंधा था, धंधा तुम कर नहीं पाए, तुम हार गए, इसलिए तुमने मेरे पिताजी को इस तरह ब्रूटली मारा। कैसे मारा था? कैसे मारा था? अरशद पप्पू अपना कुछ दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लिफ्टन कराची में एक एरिया है जो आर्मी ऑफिशियल्स का हाउसिंग कॉलोनी है, और वो काफ़ी नोटोरियस इसलिए है कि वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, पाकिस्तान के क्रिमिनल्स, इन लोगों को वहाँ शरण पनाह दिया जाता है। वहाँ उनके लिए घर है, अपार्टमेंट्स है, उनके लिए वो सब सेफ हाउस के जैसा काम करता है। दाऊद भी उसी पड़ोस दाऊद में? की भी उसी एरिया में रहता है, उसका जो व्हाइट हाउस है उसी क्लिफ्टन। एरिया में, क्लिफ्टन में है। और क्लिफ्टन में एक डिफेंस हाउसिंग बोर्ड है, जी। जहाँ एक किसी आर्मी पर्सनल के घर पे एक पार्टी चल रहा था, जहाँ अरशद पप्पू अपने साथियों के साथ था। वहाँ पे अचानक रात को एक रेड हो जाता है, और वो रेड कौन करते हैं? कराची पुलिस करते हैं, और साथ में उज़ैर बलोच के गैंग के लियारी से बहुत सारे गुंडे थे, जो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के कुछ 20 लोग उस घर में रेड करते हैं, और वहाँ से अरशद पप्पू और उसके बाकी 2-3 साथियों को उठा लेते हैं। ये और क्या चल रहा लेके है? सीधा उठा के लेके, उनको अरेस्ट नहीं होता है, उनको कोई कोर्ट में पेशी नहीं होता है, उनको सीधा जाके उज़ैर बलोच को हैंडओवर कर दिया जाता है। उज़ैर बलोच को हैंडओवर कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि उसके बदले में उनको लाखों करोड़ों रुपए मिले थे। सो इट वाज अ डील, दे डिड इट फॉर उज़ैर बलोच। As in और उज़ैर बलोच तब बहुत ब्रूटली अरशद पप्पू को और उनके साथियों को मारा, उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए, द बॉडीज वर डिसमेंबर्ड। वो जैसे जिसको रेडी बोलते हैं ना, सब्जियां बेचा जाता है, उसमें जैसे वो गोश्त की दुकान में लटकता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ अ गोट, उस तरह से बॉडी पार्ट्स उनके लटका है। शहर में उनका कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं, एक जैसा प्रोसेशन जैसा निकाला, और लोगों के मन में बेसिकली ये डर पैदा करना है कि देखो हमारे साथ जो लोग करते हैं, हम भूलते नहीं उसको, 10 साल बाद हमने इसका बदला लिया तो किस तरह लिया। और जो सर था, ये कहा जाता है अरशद पप्पू का, कि बॉडी तो उन्होंने काट दिया चॉपर वगैरह शायद इस्तेमाल करके, लेकिन जो बॉडी था उसको चॉपर से ठीक से वो लोग कुछ कर नहीं पाए, तो बोले इसको लेकर फुटबॉल खेलते हैं चल। तो जब वो बाकी बॉडी पार्ट्स किसी वो रेडी में बिठा के ले जा रहे थे, तो उसी वक्त ये लोग उसको पैर से किक करके फुटबॉल की तरह खेल रहे थे अरशद पप्पू के सर के साथ। ये धुरंधर 2 के रिलीज से पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई वंडर इफ दिस इज शोन इन द फिल्म। पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही और उनके लिए लगता है ये एक आम घटना है। खाली मारने से नहीं होगा, उसका टुकड़े सब लोगों को दिखाना पड़ेगा, और उनके सर से हम फुटबॉल खेलेंगे। तो बट उन सब लोगों का हिस्ट्री यही है। जो उज़ैर बलोच के फादर थे जिन्हें मारा गया, एनी डिटेल्स ऑन दैट मर्डर? वाज दैट आल्सो ब्रूटल? दैट वाज ब्रूटल ऑफ कोर्स, बट वही है कि उनके बॉडी पार्ट्स मिले थे, करके मार के भेज दिया गया था। ओके। उज़ैर बलोच सब काफ़ी छोटा था ऑफ कोर्स, और रहमान डकैत इमीडिएटली उसका कोई बदला नहीं ले पाया था, क्योंकि नॉर्मली इन गैंगस्टर्स के बीच में क्या होता है, दुश्मनी तो होता ही है, लेकिन दुश्मनी होता है तब जब आप एक दूसरे की टेरिटरी में घुस जाते हैं, वहाँ कुछ कब्जा करने की कोशिश करते हैं, या आपका जो एरिया है बिजनेस करके, अगर आपने कहा कि ड्रग मैं संभालूंगा, गैम्बलिंग तुम संभालोगे, तो उसको जो गैम्बलिंग संभाल रहा है उसको ड्रग में नहीं आना चाहिए, और जो ड्रग को हैंडल कर रहा है उसका गैम्बलिंग में जाना नहीं चाहिए। झगड़ा दुश्मनी आमतौर यहीं से शुरू होता है, जब एक दूसरे के इंटरेस्ट क्लैश कर जाता है। तो अरशद पप्पू और रहमान डकैत के बीच में इतना कुछ क्लैश नहीं कर रहा था, लेकिन उज़ैर बलोच के लिए वो हजम करना आसान नहीं था कि मेरे पिताजी को किस तरह मारा गया था। ओके। और मारा भी गया था, इसलिए वो भी एक बिजनेस कारण ही था। सर हम आगे बढ़ेंगे इस पॉडकास्ट में, बट बीच बीच में टैंजेंट्स लेते रहेंगे, ठीक है, ये ताकि ऑडियंस ज़्यादा समझे और भी मसाला आ जाए इस पॉडकास्ट में। पता है बचपन में एग्जाम में एक डिफरेंस टेबल नाम का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि प्लीज़ ड्रॉ डिफरेंस टेबल बिटवीन प्राइम मुंबई अंडरवर्ल्ड एंड प्राइम कराची अंडरवर्ल्ड। प्राइम मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है, वहाँ पे ब्लड बथ
एज कंपेयर टू द प्राइम अंडरवर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान और कराची, लाहौर, जो भी हो, बहुत फ़र्क है। वहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है। ब्रुटलिटी यहाँ भी है। अगर सपना दीदी करके कोई कैरेक्टर, जिसके पति को दाऊद इब्राहिम के गैंग ने मार दिया था, लेकिन उसी गैंग के लिए सपना दीदी के हस्बैंड काम करते थे, और वो ये कसम खा लेती हैं कि मैं ट्रेनिंग लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, और एक दिन जाके दाऊद को मार दूँगी मैं। और जैसा ये खबर दाऊद इब्राहिम के पास पहुंचता है, उनका जो पूरा गैंग है वो किस ब्रुटलिटी के साथ, चाहे सपना दीदी हो या वो सब लोग जिन्होंने सपना दीदी की मदद की इस मिशन में जाने में, उन सबको बहुत बुरी तरह मारा। यही है, ये सब लोग हमेशा एक मैसेज देते हैं कि अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओगे या कुछ करोगे तो देखो इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन यही अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में क्या होता है, तो जो लेयरी की गैंग वॉर है उसमें 10 साल के अंदर ये माना जाता है कि 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये मतलब कि कुछ कोर्ट फाइलिंग्स है पाकिस्तान में, ये आई विटनेस का कहना है कि यहाँ जैसा कि मान लीजिए वो जो एक बार उज़ैर बलोच के घर पे पुलिस का रेड हुआ था, उज़ैर बलोच के घर के अंदर से वो रॉकेट लॉन्चर से ग्रेनेड लॉन्च किया गया था, जिसमें 20 सिविलियन और कुछ 13 या 14 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये हमारे यहाँ नहीं होता है, बहुत कम। मतलब पाकिस्तान में GTA चल रहा है ज़्यादा, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, बहुत गौर बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप किसी की बॉडी टुकड़े टुकड़े करके आप 10 जगह लटका देंगे, क्योंकि जो भी है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पुलिस के अंदर या सरकार के अंदर कोई भी करप्शन नहीं है, लेकिन पब्लिक डिस्प्ले आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी कहीं ज़्यादा सिविल है। गॉट इट। मैं लियारी को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी, जी। ओके, तो अगर हमने माफियाज ऑफ द वर्ल्ड को एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझा कि माफियाज जन्म लेते ही क्यों हैं, यूजुअली इट्स बिकॉज ऑफ अ पावर वैक्यूम। यानी कि मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि प्री 1990s इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन से पहले सोशलिस्ट थॉट थी ओवरऑल सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1990s तक। उस वजह से रेवेन्यू स्ट्रीम्स इतने हेल्दी नहीं होते थे बिजनेसेस के। बेसिकली बिजनेस खड़ा करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, विच इज़ वाई वी रिस्पेक्ट पीपल लाइक धीरूभाई अंबानी इवन मोर, क्योंकि ही वाज एबल टू क्रिएट अ बिजनेस इन दैट एरा। बट there was a power vacuum when it came to certain revenue streams. That's why smuggling even became a thing in Mumbai. I would like for you to first explain कि Mumbai underworld क्यों जन्मा overall. Is it what I am saying? Are there more details? Is this an addition to that? Okay. And then compare it to Karachi underworld के origins. वो क्यों जन्मा? क्योंकि दोनों देशों को at the same time ही independence मिली थी. Absolutely. देखिए, अंडरवर्ल्ड जहाँ भी जन्म लेता है, माफिया बनते हैं, वो खाली इसलिए नहीं कि पैसा चाहिए या पावर चाहिए, वो तो चाहिए जी, दोनों एक साथ चलता है, दे गो हैंड इन हैंड। शुरुआत होती है डिप्राइवेशन से, कि आप बहुत गरीब घर में पैदा हुए और आप जो चाहते हैं, जो आपका सपना है, आपको सब कुछ नहीं मिलता है, जो आपका हक है वो आपको नहीं मिलता है, और आपके सामने देखते हैं कुछ लोग जो है अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए आपका हक छीन लेता है। आमतौर से जो सोशल क्लास डिवाइड है, या जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की जो फाइंडिंग्स है, उससे यही पता चलता है कि जन्म वहाँ से शुरू होता है कि तुमने अगर मुझसे छीना, मैं भी तुमसे छीन लूँगा। ओके। अब उस मुकाम तक पहुँचने के लिए मुझे अपने हाथ में कुछ पावर चाहिए। वो पावर एक अकेला आदमी के पास भी हो सकता है, अगर उसके हाथ में कोई वेपन हो, एक चाकू हो। मैंने चाकू दिखा के एक बड़ा पावरफुल आदमी से भी, मेरे से जो बहुत लंबा चौड़ा है, उसका वॉलेट में छीन सकता हूँ। तो ये करते करते जो है धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगते हैं। वो चाहे हमने कपोला के गॉडफादर में देखा, हमने मणिरत्नम के दयावान में देखा, हमने दीवार में देखा, सब जगह ऐसे ही होता है कि वो वही घर खरीद के अपनी माँ को देती हैं जहाँ माँ कंधे से ईंट उठाई थी। यानी इट्स अ स्टैंडर्ड स्टोरी एवरीवेयर, इंक्लूडिंग लियरी। Basis of crime is emotional breakdowns in childhood. Absolutely. Right? बिल्कुल सही। मतलब अगर बचपन बहुत मुश्किल रहा है, you are more likely to be a criminal. जी, more likely to be a criminal। और अगर मतलब कि आपका एनवायरनमेंट आपको हेल्प कर रहा हो, जो कंड्यूसिव है आपके लिए बन जाना, जैसे लियरी में
ब्लडबथ इसलिए ज़्यादा है या वहाँ गैंगवार चलता ही रहता है नॉन स्टॉप, वो खाली इसलिए नहीं कि वहाँ पे कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं हुआ, वो इसलिए भी है कि जो लॉ एनफोर्समेंट है, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या उन लोगों को रोकना क्राइम करने से, वो लोग पूरी तरह उनके साथ मिले हुए हैं। पॉलिटिशियंस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे सोसाइटी के, जो हमारे गार्डियन ऑफ लॉ है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सरकार है, सब अगर आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे की फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, पावर को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर वहाँ क्राइम कैसे कम होगा? जो हमारे देश में वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में क्राइम नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में बिल्कुल क्राइम होता है, लेकिन जिस तरह माफिया को ख़त्म कर दिया जाता है हमेशा के लिए, जिस तरह लोगों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, वो अपॉर्चुनिटीज़ लियारी जैसी जगह में है ही नहीं। वहाँ पे आपने क्राइम को ही इस्तेमाल करते हुए आपको लगा कि शायद यही ग्रोथ है। मतलब कि वहाँ का कराची पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो द कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। अब वहीं के एक पॉलिटिशियन जिसको हमने धुरंधर 1 में देखा, ये जमाल जमीली, जो नबील गमोल करके कैरेक्टर वहाँ पे है, जो पॉलिटिशियन रियली में था, कहा जाता है जिनके ऊपर से ये जिनके ऊपर ये कैरेक्टर बेस्ड है। अभी वो शिपिंग मिनिस्टर तो बने थे उस देश के। तो देश के मिनिस्टर बने जहाँ का पोर्ट में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, स्मगलिंग होता है, तो अब देखिए सब किस तरह एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। जी जी। दैट इज़ नॉट द सिनेरियो ऑफ बॉम्बेज अंडरवर्ल्ड। और आज के तारीख में बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड है कहाँ? आई थिंक वी शुड एक्चुअली पुल अप सम थिंग्स, क्योंकि वो जो पॉलिटिशियन है जी, उनका असली नाम क्या है? नबील गबोल। नबील गबोल, एक्यूरेटली पोर्ट्रेड बाय राकेश बेदी। ऑब्वियसली एक कॉमिक रिलीफ वाला एंगल है, बट ब्रिलियंट। yeah, great. I think this is Great. Rakesh Bedi's career defining role in so many ways. या बट उसके साथ माई पर्सनल कमेंट, Sure. आई वुड लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द डायरेक्टर कि जिन्होंने राकेश बेदी को उस रोल के लिए सोचा। Peak detailing by Aditya Dhar. ब्रिलियंट। जी। क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत लंबा समय रह चुका हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद पंजाबीज, माई फ्रेंड्स आर पंजाबीज, माई डॉटर इन लॉज आर सिख। जी जी। सो मतलब कि जो लहजा है उनका बात करने का, हिज बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग वाज सुपर। वो सोच बहुत बढ़िया था, वो कॉन्सेप्ट कि राकेश बेदी को कास्ट किया जाए। हैट्स ऑफ। सर, ये जो रियल लाइफ वर्जन ऑफ राकेश बेदी है, नबील गबोल, नबीन गबोल, हाउ डू यू से? नबीन गबोल, गबोल। गबोल। बताइए इनके बारे में। जहाँ तक मेरे पॉडकास्ट के पावर्स हैं, मैं भी पॉलिटिशियन से मिला हुआ हूँ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ना, दे आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, मैन इज क्लियरली प्लेइंग अ कैरेक्टर। तो लियारी अंडरवर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से ये क्या कैरेक्टर रियल लाइफ में प्ले कर रहे थे? क्योंकि एटलीस्ट धुरंधर 1 में राकेश बेदी को बहुत इनसिक्योर और काइंड ऑफ पावर हंग्री, काइंड ऑफ प्लेइंग बोथ साइड्स ऑफ द गेम, डबल एजेंट वाली वाइब में दिखाया गया है। तो रियल लाइफ नबील कबूल के बारे में बताइए, ये भी बताइए कि अगर उनकी एक सुंदर बेटी थी या नहीं। हाँ, जहाँ तक नबील गबोल की बात है, जो रियल लाइफ में लियारी से पॉलिटिशियन थे, वो आए थे एक पॉलिटिकल फैमिली से ही। तो उनका भी सपना था, गोल यही था कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, नेशनल असेंबली में जाना है, मिनिस्टर बनना है, जो भी है उन्होंने करके भी दिखाया। जी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह लियारी का जो गैंग्स है उनको इस्तेमाल किया बेसिकली वोट हासिल करने के लिए। जो पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स का जो नेक्सस होता है, उसमें एक दूसरे की मदद करते हैं कि तुम हमें वोट लेने में हेल्प करो, मदद करो, वोट हासिल करने में, पब्लिक को डराओ धमकाओ, अगर रिगिंग करना पड़े वो सब भी करो, बदले में हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारे खिलाफ केसेस होगा लेकिन उसका शायद कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, उसको आगे लेके नहीं जाएंगे। तो दिस वाज द बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड द गैंग्स ऑफ लियारी। वो दोनों के साथ खेल रहे थे। वो कभी अशरफ पप्पू को भी उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने रहमान डकायत के साथ भी इस्तेमाल किया। उनको रहमान डकायत से एक डर यही था कि ही वॉज बिकमिंग टू पॉपुलर। तो उनको लगा था कि मेरा गद्दी जो है, यहाँ का जो सीट है, ये जीत के निकल जाएगा। उसके बाद जब उज़ैर बलोच आया, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वो भी चुनाव लड़ना चाहता था। एक मिनट सर, जो फिल्म में दिखाया गया है कि नबील गबोल वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रहमान डकैत's डेथ। इनफैक्ट हमजा के साथ वो एक प्लॉटिंग करते धुरंधर 1 में।
अगर हिस्ट्री में देखा जाए, जो रिसर्च करके जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसमें इसका कोई पुष्टि हुआ नहीं, कोई कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनके बारे में बेसिकली जो जानने को मिलता है कि ही वाज कंट्रोवर्शियल फॉर अ लॉट ऑफ हिज स्टेटमेंट्स, फॉर सम ऑफ हिज कॉमिक एक्ट्स आल्सो, फॉर हिज लूजिंग टेम्पर एवरी ईयर। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक बार कह दिया, पब्लिकली कहा कोई केस के बारे में कि भाई मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर रोक नहीं पा रहे हो तो एंजॉय करो। लड़कियों के बारे में उन्होंने ये बात कहा था, इफ यू कांट हैंडल इट देन स्टार्ट एंजॉयिंग द रेप। तो मतलब कि कौन सा इंसान है जिसके माइंड पे ऐसा परवर्शन जो इस किस्म की बातें कर सकता है। किसी पैसेंजर के साथ तो उनका कुछ शायद बात इधर उधर तो मैं हो गया, उन्होंने जाके उसको पीट दिया। और उनके ऊपर ये भी एक एलिगेशन था एक पर्टिकुलर केस में, जहां उनका साथ किसी एक पर्टिकुलर कोई फिशरमैन ग्रुप था, उनका यूनियन का लीडर था, आपस में कुछ चल रहा था, उनका बन नहीं रहा था, तो वो खुद एक मॉब को लीड करते हुए उनके घर के पास गए, उनके घर के ऊपर गोली चलाया। तो वो केस उनके खिलाफ काफ़ी लंबा समय चला। उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस बहुत सारे थे जो कभी प्रूफ नहीं हो पाए। So he was always in the middle of controversy because of his non-stop link with some criminal of the gang leader of Lyari or the other. उन्होंने सबको बहुत प्यार से इस्तेमाल किया। आपने इतने सालों से भारतीय पॉलिटिक्स को भी फॉलो करा है, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो टॉप पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस होते हैं और टॉप भारतीय पॉलिटिशियंस, इनमें फ़र्क क्या होता है? आई थिंक रेस्ट्रेंट, संयम का फ़र्क होता है। हमारे यहाँ हम लोग बहुत कुछ चाहते हुए भी कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल इंजीनियरिंग से लेके पुलिसिंग पावर से लेके ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यू नो। whereas in Pakistan it's a lot more porous. पाकिस्तान में जिस नंगापन से करप्शन या पुलिस ब्रुटैलिटी होता है, हमारे यहाँ वही सब चीज़ होता है थोड़ा पर्दे के पीछे। तो बहुत सारा चीज़ पब्लिक डिस्प्ले में होता है पाकिस्तान में, वहाँ ब्रुटैलिटी ज़्यादा होता है, वहाँ लोग ज़्यादा बेशर्म हो जाते हैं शायद। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। प्लस हमारे यहाँ जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे देश की मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप आज के तारीख में और काफ़ी समय से आपके लिए कुछ बोलना, कुछ करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द में जितने लोग हैं सबके हाथ में एक फ़ोन होता है, उसके अंदर एक कैमरा होता है। तो आपको कुछ नहीं मालूम आपने कहाँ क्या बोल दिया, वो बात वायरल हो गया। So the checks and balances, the compulsions are very different in India as compared to Pakistan. Okay. Can you open one YouTube video? मैंने actually नबील कबूल की एक रिएक्शन देखी थी on धुरंधर, वो मेरे को रिएक्शन प्ले करनी है। Then we'll get into each character. Sure. ठीक है, just open YouTube. Top search term is नबील कबूल daughter. नबील कबूल की एक डॉटर है वैसे? नहीं, कुछ ऐसा कहीं तो मुझे तो कुछ मिला नहीं। ओके, तो दैट वाज जस्ट थोड़ा फिक्शनलाइज्ड। फिक्शनलाइज्ड। सर, नई फिल्म आ रही है, इंडियन फिल्म आ रही है, और चूंकि आपका ताल्लुक भी लियारी से है, और आपको कहते हैं ना, आपका मैं पॉडकास्ट सुनी थी, उसमें आप बता रहे थे कि शायद लियारी के रहने वालों को लियारी के बारे में इतना नहीं पता जितना आपको वहाँ के बारे में पता है। तो क्यों ये नेगेटिव प्रोजेक्शन जो है वो की जा रही है इंडिया की तरफ से धुरंधर फिल्म के अंदर? क्योंकि हमने तो ये देखा, लियारी ने इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स दिए हैं हमें। फुटबॉल की बात की जाए, बॉक्सिंग की बात की जाए, एक बहुत अच्छा इमेज है लियारी का। यस, ये बात ठीक है, गैंग वॉर वहां पर रही, बट अभी इस मौके पर इंडिया को ये चीज प्रेजेंट करना, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम कोशिश है। फिर उसमें लियारी को ये दिखाया गया कि एक टेररिस्ट हब है लियारी। बिल्कुल। अब ये दिखाना, नो डाउट 3-4 साल जिससे मैं भी अफेक्टेड हुआ, लियारी के अंदर गैंग वॉर्स, लियारी के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, लियारी के अंदर जो हालात थे वो सबको पता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हालात टोटली जो है ना ऑपोजिट है उसके। पूरी कराची में सबसे कम क्राइम रेट जो है लियारी के 4 थानों में है। अच्छा। रात के 3 बजे आप भी एज वुमन आप जाएं, आपको लियारी ऐसा सेफ मिलेगा कि कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। बट उसकी इमेज को वाकई ख़राब किया गया है, हमारे अपने लोगों ने ख़राब किया। अच्छा। हमारे अपने लोगों ने ख़राब किया लियारी को, वहाँ की हुकूमतों ने जो वहाँ पर थी, या वहाँ के उस वक्त के हालात ऐसे मैक्सिमम तो पीपल्स पार्टी रही। तो वहाँ पर जब इमेज 3 साल जब आप गैंगस्टर्स को फुल पावर, फुल सपोर्ट देंगे फ्रॉम होम मिनिस्टर,
और होम मिनिस्टर कहे कि ये मेरे बच्चे हैं अमन कमेटी वाले, तो फिर वो बच्चों का तो दिमाग खराब होगा ना, उन बच्चों का दिमाग खराब हुआ। आई वॉज द ओनली वन जो उनके मुकाबले में खड़ा रहा और मुकाबला किया। आई फॉट विद देम। ओके, अमन्स पार्टी मतलब रहमान डकैत की पार्टी, राइट? पीपल्स अमन कमिटी यहाँ बनाया था। जब ये जवाब दे रहे हैं, हाँ। यहाँ भी पॉलिटिकल डिस मार रहे हैं कि वो अमन कमेटी, ही इज नॉट एड्रेसिंग द इशू, इज नॉट एड्रेसिंग द इशू, बट कह रहे कि हाँ गैंग वॉर्स थी। हाँ गैंग वॉर्स थी क्योंकि उन्होंने उसका फायदा तब तो उठाया था। ओके, बट उसमें ये था कि ही डिडंट वांट डकायत टू बिकम द विनर और उजैर बलोच टू बिकम द विनर। फिर उनका सीट चला जाता ना। बलोच ने बहुत कोशिश की। देयर इज वन मोर वीडियो बट शरद पवार, आप मूवियों में भी आपका रोल आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? आप बड़ी मारूफ शख्सियत होते जा रहे भाई हैं। मैं तो कहूँगा कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, देखे ना आप मुझे, लोग भी देख रहे हैं मैं ज़्यादा खूबसूरत, जिसको दिखाया गया नबील गबोल वो इतना खूबसूरत नहीं है, और इंडिया के अंदर शायद नबील गबोल दूसरा है नहीं, तो इसलिए उन्होंने किसी और कॉमेडियन को नबील गबोल बनाया। बहरहाल ये धुरंधर मूवी पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है जो नाकाम हुए हैं। जब इनके रफ़ाइल तैयारे गिराए गए उसके बाद ये पागल हो गए हैं। अब इनको पता है कि हम पाकिस्तान में हमला नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया या मूवीज़ को इस्तेमाल करें। बहरहाल जीसीसी कंट्रीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बैन लगा दी, और इंशाल्लाह हमने भी यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में जो है एक एप्लीकेशन डाली है कि इसको जो है इंडिया में भी बैन लगना चाहिए, और पाकिस्तान को बदनाम करने की एक नाकाम साजिश। अच्छा, इंडिया आवाज बांटता हो गया, हमने सिडनी। ओके, ये टिपिकल पॉलिटिकल डिफेंसेस हैं इनके, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट बेसिकली उसका कमेंट इंटरेस्टिंग था। उसका कमेंट यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आप कैरेक्टर को दिखा रहे, अगर वो वाकई में लियारी के अंदर होता तो वो वापस नहीं जा सकता था। ठीक है ना, वो मतलब वो जिंदा नहीं रह सकता था। दूसरा ये बोला था कि आप केस करेंगे क्या, ही से मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इंडियन फिल्म के खिलाफ केस करूं। These are the things he had said. यू नो, ये कह रहे कि पाकिस्तान में लोग नहीं देख रहे धुरंधर, बट मैंने तो ऐसे भी वीडियोस देखे जहाँ बहुत फैंसी शादियों में संगीत पे धुरंधर के गानों पर डांस हो रहा है। Absolutely. So he's not saying the truth, and people in Pakistan have seen the film. Of course he's not saying the truth. Yeah. Can't afford to say the truth. मतलब बहुत क्रेज है इंडियन मरते फिल्म्स हैं। का, तो एंड They love Indian cricketers. हाँ वो भी है। Basically, I think he has been defamed on an international level. Nabeel Gabol. It is. Did he deserve the defamation? Yes. क्यों? Because देखिए वही है कि लियारी में जो चीज़ इतना कंस्ट्रक्टिवली हो रहा था, द नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स एंड इंटेलिजेंस और पाकिस्तान आर्मी एक दूसरे की फ़ायदा उठा रहे थे, वो बिल्कुल दिखाना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वो इकोसिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर, जिसके वजह से ये सारा चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए हमारा कंसर्न पाकिस्तान के साथ क्या है, ये जो पाकिस्तान का कंटिन्यूस टेरर अटैक्स हमारे ऊपर होता है, ठीक है ना, दिस इज़ अ मैसिव इशू फॉर ऑल ऑफ अस। हम चाहे कितनी एक्शन उनके ऊपर ले लें, बट हमें नहीं लगता है कि वो चुप बैठने जा रहा है, क्योंकि इट इज दैट कंट्री हैज टर्न लाइक इनटू अ रोग नेशन। वो ऐसे करते ही जाएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर में जो पाकिस्तान की जो सिनेरियो है, जहाँ कैसे पॉलिटिक्स, क्राइम, इंटेलिजेंस दैट इज़ ISI के लोग हैं, ये लोग आपस में एक साथ मिल के काम करते हैं, एंड पर्टिकुलरली अगेंस्ट इंडिया, वो एक्सपोज अगर किया जा रहा है, बहुत सही किया जा रहा है। द वर्ल्ड मस्ट नो, क्योंकि धुरंधर का कंट्रीब्यूशन यही होगा कि द फिल्म बिकम एन इंटरनेशनल फिल्म। दो सवाल है ISI और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, पहले तो ISI पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को किस नज़रिए से देखता है, क्योंकि ISI रन्स द कंट्री। So what's the point of the political parties anyway? I guess it's like micro power and making that little extra bit of money. And second question is, ISI ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड को किस नज़रिए से देखता था, other than what we are shown in the film? देखिए, पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड को ISI ने हमेशा कंट्रोल किया है। आज की बात नहीं है, इवन 1980s में जब अफगानिस्तान में सोवियट्स ने जाके इन्वेड किया था और वॉर शुरू हुआ था, उस वक्त भी मुजाहिदीन्स को, अफगान मुजाहिदीन्स को सोवियत से लड़ने के लिए जो आर्म्स देना, कैश देना है, वो एक अलग कहानी है, वी कैन डिस्कस इट सम अदर टाइम, बट वो मदद करते थे। तो ISI के साथ स्मगलर्स का एक साथ काम करना, इलीगल आर्म सप्लाई करना, रेबल्स को देना, ये उनका हिस्ट्री में शुरू से चले आ रहा है। जहाँ तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात है पाकिस्तान में, इट्स मोर लाइक अ मुखौटा, वो उनको चाहिए। पाकिस्तान
ये आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, ISI, बिकॉज दे रन द शो, उनको एक फ्रंट तो चाहिए ना। आप हमेशा एक कंट्री को चला नहीं सकते एज ए जूंटा गवर्नमेंट, एज अ मिलिट्री गवर्नमेंट, क्योंकि आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स आ जाएगा। वो नहीं है, आपके ऊपर अमेरिका का ही प्रेशर आ जाएगा, जो अब तक आपके इतने कुछ समय पहले तक आपके इतने बड़े अली थे, जब इंडिया वाज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स द सोवियत ब्लॉक, टुवर्ड्स द सोशलिस्ट ब्लॉक्स। तो उनको ये एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड कोट अनकोट डेमोक्रेटिक सरकार उनको चाहिए। ये कहा जाता है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनने में पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने बहुत हेल्प किया था, बाद में उन्होंने ही उसको हटाया। तो ये हमेशा होता आया है कि जब तक उनको काम चाहिए, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान आर्मी का पैसा कहाँ से आता है, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान सरकार ने हमेशा पाकिस्तानियों को ये कह के डरा के रखा है कि हिंदुस्तान कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। सो देयरफॉर वी नीड ऑल दिस वेपन्स एंड सपोर्ट। सो कंट्री का इतना बजट जाना पड़ेगा उसमें, और वो सारे डील से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इन लोग का बनता है, जो फिर दुबई या बाकी कंट्रीज में वो मनी लॉन्डर किया जाता है, वहाँ होता। सो पाकिस्तान ISI भले कंट्री को रन करे, बट दे ऑलवेज नीड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल, जिसको आप ओवर्टली आर्मी कंट्रोल नहीं कहेंगे। एक फ्रंट है, इट्स ए फ्रंट। एक्चुअली पपेट मास्टर ISI ही है, ISI है, बट ये छोटे मोटे हाँ। नबील कबूल जैसे लेकिन puppets क्या रहते हैं। होता है, एनी पॉलिटिशियन जब एक बार प्राइम मिनिस्टर के गद्दी में बैठ जाएंगे और पावर को एंजॉय करना शुरू करेंगे, फिर वो ये चाहते हैं कि अभी आर्मी मेरी बात सुने। जो इमरान खान के साथ हुआ था, जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था, और हर केस में आप देखिए कैसे उनके बाद एक मिलिट्री गवर्नमेंट बना, उनको या तो मारा गया या मारने की कोशिश किया गया, या इमरान खान को किस तरह जेल में आज आपने डाल दिया है। सबको मालूम है उनकी हालत क्या है। प्लस उनकी भी बहुत लगातार डिफेमेशन हो रही है। Absolutely. लाइक थिंग्स आर बीइंग लीक्ड विदाउट एनी प्रूफ। कहा जा रहा है कि इमरान खान गॉट सोडोमाइज्ड इन अ पाकिस्तानी जेल। ये हेडलाइन थी। वी डोंट नो इफ इट्स ट्रू और We नॉट। don't know true or not, but उनका जो फोटोग्राफ हमने देखा, जहाँ आँख खोल नहीं पा रहा, इतना सूज गया, the swelling on both his eyes, it looks horrible when some 16 world cricket captains had to write a joint letter, seeking his, rehabilitation or good health, whatever. So वहाँ पे कोशिश जब भी किया गया है, जैसा ही कुछ दिन बाद क्लैश शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी हमेशा चाहते हैं टोटल कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, भला ही कोई और पार्टी पावर में हो, लेकिन वो हमारी बात सुन के चले। ये फ़र्क है उनका और हमारा। हाँ वही, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप अपने फॉर्मर PM को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। यस। व्हाट हैज़ द फॉर्मर PM डन टू पिस यू ऑफ दैट मच? मतलब इतना क्या कर दिया कि उनके लाइफ पे मतलब अटैक किया गया, एज इन उनको असैसिनेशन अटेम्प्ट? उनका यही था कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं या अदरवाइज जियोपॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मोस्टली यही कहना था कि इमरान खान बने थे विद अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द आर्मी। दे वांटेड इमरान खान टू बी इन द पोजीशन ऑफ पावर एंड दे विल मेंटेन अ कैमरेडरी बोनहोमी व्हाटएवर, दोनों साथ साथ चलेंगे। बट समहाउ इमरान खान स्टार्टेड पेडलिंग दिस लाइन कि पाकिस्तान में आर्मी का राज नहीं चल सकता, पाकिस्तान का जो आर्मी है वो ज़रूरत से ज़्यादा पावर एंजॉय कर रही हैं, दिस शुड बी कर्टल्ड। और ये उस पीक में गया जब ISI की चीफ, मैं उनका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, वो तालिबान के साथ बात करने के लिए अफ़गानिस्तान चले गए थे, और इमरान खान ने बोला था कि नो, ये नहीं हो सकता है। और उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने जिसको उन्हीं को सिलेक्ट किया था ISI चीफ बनने में, हालांकि इमरान खान किसी और को चाहते थे, वो लेके दोनों में पहला डिफरेंस से शुरू हुआ था। इमरान खान के ऐसा था कि इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई विल डिसाइड हु शुड बी हेडिंग द ISI, जबकि पाकिस्तान आर्मी का कहना था ये हो ही नहीं सकता, ये डिसीजन हमेशा हम लोगों ने लिया। और रूमर यही कहा जाता है कि तुमको तो हमने बनाया, तुम क्या डिसीजन लोगे। जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, जी ही इज इफेक्टिवली पर्सोनिफाइंग ISI, जी, राइट? correct, फेस ऑफ ISI। राइट। बट आप कह रहे हो कि 2 रियल लाइफ कैरेक्टर्स का मिश्रण है अर्जुन रामपाल। हाँ। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा पहले तो कि बेस्ड ऑन एवरीथिंग यू हैव सेड राइट नाउ, वो जो एक सीन है ना जहाँ रहमान डकैत, अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, इलियास कश्मीरी, ये सारे लोग एक रूम में, खनानी ब्रदर्स, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं 26/11 अटैक को। वेदर और नॉट दैट सेलिब्रेशन हैपेंड, वो रूम ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान का क्राइम
सिस्टम कैसे चलता है और हाउ इट्स फ्यूल्ड बाय आईएसआई एंड हाउ दे आर बोथ काइंड ऑफ ऑन द सेम टीम. एब्सोल्युटली राइट. राइट. एब्सोल्युटली राइट. तो पहले तो वो कैरेक्टर के बारे में पूछना चाहूँगा. दूसरा सवाल ये है कि आईएसआई अगर इतना पावरफुल है, व्हाई हैव दे केप्ट the underworld alive, which is creating so much chaos in their own country? Is it just for the sake of that extra help through weapons, money, etc.? मतलब ये क्या सीन है? ये आखिर में आपने जो कहा कि एक्चुअली देखा जाए पूरी दुनिया में, चाहे वेस्टर्न पावर्स हो, चाहे आप साउथ एशिया की बात करें, चाहे आप वेस्ट एशिया की बात करें, वेरेवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके साथ स्मगलर्स का, आर्म्स डीलर्स का, कुछ हद तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उनके आदमियाँ होते हैं उनके अंदर, उनको खबर देने के लिए, डिफेक्टर्स, ये आपस में मिलके काम करते हैं बहुत से टाइम. मतलब कि मैं किसी स्मगलर के साथ काम कर सकता हूँ अगर वो मुझे हेल्प करे पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में या एक्सरसाइज में, और विज़ाविज़ और वैसे वर्सा पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है. लेकिन सवाल ये होता है कि आप लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं, वेयर यू ड्रॉ द लाइन. धुरंधर में जो हमने सीन देखा एग्जैक्टली वो कैसा हुआ था वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो इंफॉर्मेशन रिसर्च के ज़रिए मिलता है उससे ये है कि देयर आर टू कैरेक्टर्स. वन वाज मेजर इकबाल जो आईएसआई का था, हु वाज नोन टू बी अ वेरी वायलेंट ऑफिसर. उनका कुछ पैशन था कि मैं इंडिया को कितना नुकसान पहुंचा सकता हूं, और 26/11 वाज हिज ब्रेन चाइल्ड. ही हैड हायर्ड दिस पाकिस्तानी अमेरिकन अलकायदा ऑपरेटिव डेविड कोलमैन हेडली. ठीक है, उन्होंने डेविड कोलमैन हेडली को कुछ $25,000 दिया था और दे के हायर किया था और बोला था बॉम्बे में जाके अपने का ऑफिस बनाओ, और ये सारा जो रेकी है, रिकोनोशंस है, स्काउटिंग है लोकेशंस का, चाहे वो ओबर ट्राइडेंट होटल हो गया, चाहे ताज हो गया, चाहे दैट इजरायली नबाद हाउस हो गया, यहाँ सब जाके पूरी तरह. तो उनको पूछा गया था नबाद क्यों, तो उन्होंने बोला था कि वो तो एक्चुअली मोसाड का एक ऑफिस है, तो इन सब जगह मुझे अटैक करना है, सबके डिटेल्स तुम लेके आओ. और वो रियल ऑपरेशन के टाइम पे जो 10 टेररिस्ट यहाँ पहुँचे पाकिस्तान से, वाटर पानी के ज़रिए यहाँ आके लैंड किए मुंबई में, उनके साथ लगातार बातचीत करना, उनको गाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना, ये मेजर इकबाल खुद कर रहे थे. ओके, सो मेजर इकबाल, और उसके बाद डेविड कोलमैन हेडली जो है, जैसे ही ऑपरेशन हो गया था, 26/11 अटैक हो गया था, तो उन्होंने डेविड कोलमैन हेडली को बोला था आगे से मेरे से संपर्क मत करना, तुम यहाँ से निकल जाओ. नाउ इट इज़ ऑल्सो बीइंग सेड दैट, जहाँ तक इसका नाम है, क्या बोलते हैं, इलियास कश्मीरी की बात है, इलियास कश्मीरी पहले SSG करके शायद पाकिस्तान आर्मी का कोई एक डिवीज़न होता था जिसमें वो था, लेकिन बाद में वो निकल गया था एंड ही जॉइंड द जिहादी मूवमेंट. SSG is like special forces? It is like a special forces. Okay. Maybe paramilitary they are. तो वहाँ से वो निकल गया ऑफिशियली, और ही जॉइंड सम जिहादिस्ट ग्रुप्स. सो इलियास कश्मीरी वहाँ से निकल गए थे एंड ही जॉइंड द जिहादिस्ट मूवमेंट. और जहाँ तक आईएसआई की बात है, वो उनको इंडिया के खिलाफ एक्शन में इस्तेमाल करना चाहते थे. He was involved in, of course, guerrilla warfare and certain cases of bombings in India, but he died in a drone strike sometime in 2011. वो स्ट्राइक कहाँ से एग्जैक्टली हुआ था, किसके तरफ से हुआ था, उसको किसने इनिशिएट किया था, चाहे कोई इंडिया का एजेंट हो, उनके कोई अंदरूनी मामला हो, उसके कोई कंफर्मेशन इतना नहीं हुआ है. ड्रोन स्ट्राइक हुआ था. बेसिकली देयर हैड बीन केसेस. हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी उससे पहले पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप्स है, खास करके बॉर्डर के आसपास, वहाँ कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ है. छोटे लेवल पे अटैक हुआ होगा, बट देयर हैड बीन अटैक्स. हो सकता है, आई कैन नॉट कन्फर्म दिस, बट जो रिसर्च करके इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है वो यही कहता है कि एक ड्रोन अटैक में इलियास कश्मीरी जो है मारा गया था. अब वो कोई इंटरनल मैटर भी हो सकता है. आईएसआई ने बहुत सारे लोगों को पनाह दिया, उनको गुरोह किया, उनको इस्तेमाल किया, बाद में खुद ही उनको मार दिया. दिस इज़ वेरी कॉमन विथ ऑलमोस्ट ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज. और इकबाल, मेजर इकबाल की जहाँ तक बात है, ही इज़ वेरी मच अलाइव. ओके, जैसे धुरंधर में पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड को दर्शाया गया है, अगर एक ऐसी मूवी बनी जहाँ आईएसआई को दर्शाया जाएगा, आदित्य धार भाई, तो वो मूवी की एनवायरनमेंट ड्रॉ आउट कीजिए. अगर आप आईएसआई की बात करें, उसके ऊपर कोई फिल्म बनाया जाए,
तो मुझे लगता है कि सबसे जो चीज़ उभर के आएगा है कि कैसे आईएसआई पूरे देश को चलाती है। और किसी देश में एक एजेंसी पावरफुल बहुत होता है, चाहे वो CIA हो, चाहे वो मोसाड हो, चाहे वो RNAW हो, चाहे वो चाइना का MSS हो, रशिया के KGB, नाउ इट इज कॉल्ड FSB हो, लेकिन वो देश को नहीं चलाते हैं, देश उन्हें चलाते हैं, जी जी जी। जो होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एवरीथिंग इज रन बाय ISI। उसका एक बहुत अहम कारण यह है कि पाकिस्तान आर्मी के जितने आर्म्स डील्स होता है वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा होता है और उसमें से पैसे बहुत सारे बनते हैं। दे आर द रिचेस्ट कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट, नॉट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस who are corrupt. They have made a lot of money, but not like ISI bosses, ISI seniors और पाकिस्तान आर्मी। ISI पाकिस्तान आर्मी एक ही होगा ना, देखा जाए अगर। So I think that whole the game of power and money, that is what runs everything in Pakistan. That is precisely why they keep on nursing terror groups जिनके साथ वो इंडिया के साथ 365 days in a year प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे। आप कह रहे हो कि ये जो इलियास कश्मीरी है, इट इज पार्शियली बेस्ड ऑन मेजर इकबाल। मेजर इकबाल वाज एन SF ऑफिसर जिन्होंने 26 ISI ऑफिसर मेजर इकबाल वाज ISI जिसने 2611 का ब्रेन चाइल्ड था, मास्टरमाइंड था, बट फॉर्मली पाकिस्तानी SF। एब्सोल्यूट। वो पाकिस्तान ISI का ऑफिसर, ही वाज अ सीनियर फील्ड ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान ISI, जिनका ये पूरा ब्रेन चाइल्ड था, पूरा हैंडलिंग उन्होंने की थी। ही वाज हैंडलर फॉर ऑल द 10 टेररिस्ट हु हैड लैंडेड हियर। उन्होंने ही डेविड कोलमैन हेडली को हायर किया था। I think the character of Arjun Rampal, the character he plays in Dhurandhar 1, it is a composite character of Ilyas Kashmiri and Major Iqbal. ऐसा लगता है ओके। थोड़ा स्टडी करने के बाद कि ये दोनों को लिया गया, इवन इंक्लूडिंग देयर फिजिकल फीचर्स और दोनों का जो इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन मेजर इकबाल वॉज प्रोबेबली मोर फियर्ड बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, क्योंकि 2611 का पूरा अंजाम उन्होंने ही दिया था। ओके, तो बेसिकली ऑनलाइन इलियास कश्मीरी के इमेजेस हैं, एंड वो जो ड्रोन स्ट्राइक से मारे गए, अपेरेंटली US हैड टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये जो मेजर इकबाल है विच इज द अदर कैरेक्टर, किसी को उनका चेहरा पता नहीं, तो अर्जुन रामपाल इज अ फ्यूजन ऑफ इलियास कश्मीरी एंड मेजर इकबाल। क्योंकि इलियास कश्मीरी अलकायदा का एक टॉप लीडर बना था, और वो जो इंडियन सोल्जर्स का बिहेडिंग हुआ था उसमें उसी का ही नाम था कि ही वॉज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इनफैक्ट वही है जो ड्रोन अटैक में मारा गया था, इलियास कश्मीरी। तो इट लुक्स लाइक यू आर राइट दैट इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेजर इकबाल एंड इलियास कश्मीरी। ओके, तो एक बात बताइए सर, वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट द ट्रूथ अबाउट इलियास कश्मीरी। जी, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानियों को क्या कहेगा इलियास कश्मीरी के बारे में या मेजर इकबाल के बारे में? बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड ओवर द कोर्स ऑफ सीइंग एवरीथिंग दैट हैपेंड ऑन ऑपरेशन सिंदूर, उनके पूरे पॉपुलेशन को एक नैरेटिव फीड किया जाता है। हाँ। So I am sure even with these villainous people, there's a different narrative being fed to the population. देखिए, मैं जब इलियास कश्मीरी के ऊपर रिसर्च करने गया तो मैं चाहता था कि पाकिस्तानी मीडिया को, आई वांटेड टू स्टडी कि पाकिस्तान मीडिया में इनको कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। जहाँ तक डॉन न्यूज़ की बात है या इनकलाब की बात है, ये जो मेजर है न्यूज़ आउटलेट्स, उनका यही मानना था कि वो जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है पाकिस्तान आर्मी का एलिट फोर्स, उसको छोड़ने के बाद वो अलकायदा ज्वाइन किया था, ही बिकेम अ टॉप लीडर। उसके आगे वहाँ के न्यूज़पेपर ने बहुत ज़्यादा कोई रिपोर्ट नहीं किया। ओके, डेफिनेटली उन्होंने इस बात की कंफर्म की दैट ही जॉइंड अलकायदा, लेकिन उन्होंने कितना इंडियन सोल्जर्स को बिहेड किया या इंडिया के खिलाफ क्या क्या उनका एक्शन रहा, दैट इज़ समथिंग आई कुड नॉट फाइंड इन दी पाकिस्तानी मीडिया। बट वहाँ पे ये एडमिट ज़रूर किया गया दैट ही बिकेम अ टॉप लीडर ऑफ अलकायदा एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन क्वाइट अ फ्यू एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। ओके, कोई ऐसी ब्रूटल कहानी है जो धुरंधर में नहीं दिखाई गई है? धुरंधर में तो कोई इलियास कश्मीरी के खिलाफ जो आरोप ये है कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेडिंग इंडियन सोल्जर्स जब वो अलकायदा में था, वो शायद धुरंधर में नहीं दिखाया गया है। धुरंधर में हमने जो देखा, जहाँ इट्स लाइक एन ISI ऑफिसर मोर, वो किस लेवल पे जाके कितने ब्रूटलिटी के साथ किसी का टॉर्चर कर सकता है,
आई थिंक वो एक मैसेज या एक सिग्नल दिया गया धुरंधर 1 में कि आगे शायद क्या और आने वाले हैं। क्योंकि इस किस्म की घटनाएं बहुत घटी हैं, वो चाहे मेजर इकबाल के हाथ से हो या किसी और के हाथ से हो। अगेन जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे सिमिलर कैरेक्टर्स से जो है इंस्पिरेशन लेते हैं। आई फील अनकम्फर्टेबल ब्रिंगिंग दिस अप, बट वो जो एक सीन है जहाँ एक इंडियन स्पाई को पकड़ा गया है धुरंधर 1 में और फिर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। आई नो कि आपके कॉन्टैक्ट्स इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री में है एंड RNAW में है. Have they actually been spies who are caught on the other side? Many of them. उन सारों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है? Yes. जो भी स्पाई हमारे यहाँ से मान लीजिए बॉर्डर क्रॉस करके उधर गए काम करे और पकड़े गए, उनको इमीडिएटली कभी नहीं मारा जाता है, क्योंकि उनका प्रोसीडियर वो होता है कि उनको मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ पे एक ही पनिशमेंट होता है, दैट इज कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस। आज के तारीख में भी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान प्रिजन में है, जिनको हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से डेथ सेंटेंस को हमने रुकवाया। तो वहाँ एक ही सज़ा होता है जो है मौत, लेकिन मौत इमीडिएटली नहीं दी जाती है उन लोग को, उनको लटकाया जाता है, उनको बरसों तक प्रिजन में बहुत सारा टॉर्चर किया जाता है। वो बोलता है कि तुमने जो हमें साथ किया ना, हर रोज़ तुम्हें इस बात के रिग्रेट होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो हर रोज़ उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको एकदम ख़त्म कर देते हैं, फिज़िकली, मेंटली, टेम्परमेंटली, एक डेड बॉडी बना देते हैं, वेजिटेबल बना देते हैं। और काफ़ी समय वो खुद ही दम तोड़ देते हैं, काफ़ी समय उनको मार देते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक्सचेंज ऑफ स्पाइस जब होता है, प्रिजनर्स होता है, उस एक्सचेंज प्रोग्राम में हमने इंडिया को वापस भेज दिया। जैसा कश्मीर सिंह करके कोई एक था, रामराज करके एक था, ये लोग पंजाब से गए थे, स्पाई वहाँ पकड़े गए थे। सरबजीत को जेल में उन लोगों ने मार दिया था, सरबजीत सिंह को। लेकिन ऐसे स्पाई का देखिए बेसिकली बहुत किसी को पता तो नहीं चलता है, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज़ कॉल्ड सीक्रेट सर्विस। लेकिन कोई भी अगर पकड़ा जाए स्पाइंग करते हुए पाकिस्तान में, खास करके अगर वो इंडिया से हो, तो उनको प्रायोरिटी ये होता है कि कब तक इसको हम फिजिकल टॉर्चर करते रहें। दैट इज़ अ मस्ट फॉर देम, एंड दैट फिजिकल टॉर्चर कैन बी एनीथिंग जो हम एक्चुअली फिल्मों में देखते हैं। चाहे वो नाखून को आप एकदम निकाल ले एक प्लायर के ज़रिए, या किसी के दांत उखाड़ ले, या बॉडी में आप बॉडी को चीरते रहें, काटे, उसके अंदर आपने नमक छिड़क दिया। जो हमने धुरंधर में देखा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, जो मेरी जानकारी है, जो मैंने एक समय पे पाकिस्तानी ऑफिसर से भी सुना, इज़ वेरी कॉमन देयर। इस किस्म की जो फिजिकल टॉर्चर है, फ़र्क सिर्फ यही हो सकता है उसमें कितना स्ट्रिंग दिखाएगा जिससे पुल किया जा रहा है बॉडी में से। वो उधर 2 कम होंगे, यहाँ शायद 2 ज़्यादा था, या यहाँ 2 कम है, वहाँ 2 ज़्यादा था। मतलब कि कहने लायक नहीं है जिस ब्रुटैलिटी के साथ टॉर्चर होता है। Any idea on how a spy is selected in India? Usually I assume कि ये स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर्स ही होंगे या मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे। नॉट नेसेसरी। पहले ऐसा बहुत होता था कि जो बहुत सारे यूनिट्स है ऑपरेशन के लिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग आर्मी क्विट करके या आईबी क्विट करके, या स्पेशल ग्रुप्स जो होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको क्विट करके दे यूज्ड टू ऑफर देयर सर्विसेज टू RNAW, उन लोगों को लिया जाता था। लेकिन बहुत सारे सालों में लेकिन एक स्टेज आया जब RNAW या मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि RNAW के जो ऑफिसर्स होंगे वो अंदर से ही ग्रो करेंगे, दे विल राइज द रैंक्स। तो जैसा IAS है, IPS है, एक काडर सर्विस चालू किया गया विच इज़ कॉल्ड RAS, रॉ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो वो उसके लिए जो क्वालिफाई करता है वो रॉ ज्वाइन करता है और वहाँ से वो कहीं बाहर नहीं जाता है। पहले ऑफिशियल्स जाते थे डेपुटेशन में, जैसे कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर्स जाते हैं, कोई CBI ज्वाइन करता है, कोई BSF, कोई CISF, कोई CRPF, फिर कुछ देर बाद अपनी स्टेट कैडर में वापस आ जाते हैं, कुछ साल बाद। 8 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो रॉ के अंदर भी जाते थे, वापस आ जाते थे। बट प्लीज़ टेक नोट कि वो जब रॉ के बाहर आते थे, वी आर नॉट डाउटिंग देयर इंटीग्रिटी, लेकिन दे कम आउट विद अ लॉट ऑफ कंट्री सीक्रेट्स अबाउट फ्यूचर प्लानिंग्स।
तो रॉ को एक स्टेज के बाद गवर्नमेंट को लगा कि नो, रॉ के अंदर जो भी है वो सिर्फ रॉ के ही होंगे, वो बाहर से नहीं आएंगे, वो बाहर कोई जाएंगे भी नहीं, यू नो। सो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस चलता रहा और आज के तारीख में रॉ का जो कुछ भी है, एक स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो था जिसका देहरादून वगैरह बाकी और बहुत सारी जगह है जिसके नाम आई थिंक पब्लिकली लेना नहीं चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जहाँ पे एसएसबी का रेगुलर ट्रेनिंग होता था, आज भी कहीं होता है। तो वहाँ से बहुत सारे कमांडोज को रॉ के अंदर लिया जाता है फॉर सर्टन काइंड ऑफ मिशन या काम के लिए। ऑफ कोर्स दे आर स्टिल रिक्रूटेड बट नो लॉन्गर फ्रॉम एनी अदर सर्विसेज, दे आर ऑल इनसाइडर्स ऑफ रॉ। और डिफरेंट रैंक्स के लिए डिफरेंट लेवल से लोगों को लिया जाता है। यू हैव टू अपीयर इन आई मीन टू क्वालिफाई, यू हैव टू अपीयर इन एग्जाम्स टू क्वालिफाई। आफ्टर दैट दे गो थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रेनिंग, you know, just to understand their mind. I know of certain cases जहाँ पे आपने किसी को बोला कि we are going on a mission today, आपको एक पर्टिकुलर जगह जाके सर्वे करके आना है, उस एरिया की टोपोग्राफी, डेमोग्राफिक्स ये सब स्टडी कीजिए, और उसको जाके आपने छोड़ दिया। और कुछ देर बाद उसको जब वो वहाँ काम कर रहे हैं तो उसको पता चला कि he is actually in Pakistan. That is not India. Now how does he come back? So this is a test of that person कि अपना काम ख़त्म करके बॉर्डर में इतने सारा विजिल है, उसके बावजूद भी उसको क्रॉस करके आना है। और बीएसएफ को नहीं खबर दिया जाएगा कि हमारा कोई आदमी क्रॉस करके आएगा, आर्मी को नहीं बोला जाएगा हमारा कोई आदमी, बिकॉज ये खबर कभी किसी को दिया ही नहीं जाता है। स्पाई का सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है, वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में वो कभी किसी को नहीं बताएगा कि मैं एक स्पाई हूँ। अगर उसने बता दिया तो सब कुछ खत्म, फिर वो स्पाई नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में आपको छोड़ दिया गया, नाउ आपको वापिस आना है अपने बलबूते पे। इट इज़ अ ह्यूज टेस्ट ऑफ दैट पर्सन्स नर्व, हिज मेंटल स्ट्रेंथ। तो रिक्रूटमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स बहुत होता है, लेकिन मेंटल गेम का ये जो अंडर कवर होके जीना है, व्हेन एवरी सिंगल डे यू हैव टू लर्न टू अनलर्न योरसेल्फ। आपको एक धोखे के साथ जीना पड़ता है। हमजा की कैरेक्टर देख लीजिए धुरंधर में, इट्स बाय फार रणवीर सिंह बेस्ट परफॉर्मेंस इन माई आइज। और इसकी बात इतनी नहीं हुई है इन धुरंधर 1 एटलीस्ट। आई होप धुरंधर 2 के रिलीज के बाद वो बात हो जाए रणवीर सिंह के बारे में। बट द वे ही प्लेड सच अ लेयर्ड कैरेक्टर, सो लेयर्ड, सो हैज टू बी। क्योंकि इमोशनल लिंक जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। आपका कोई एक, क्योंकि धुरंधर के बाद भी बहुत सारे रील्स बने थे लाइक मीम्स कि कोई आदमी जाके कुछ बोल रहा है और बोला सचिन तेंदुलकर को तो बैटिंग नहीं करना आता है, तो वो मराठी में कोई जवाब दे दिया और पकड़ा गया वो। तो ये दिस में भी अ जोक बट दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी, क्योंकि आप कुछ और जिंदगी जी रहे हैं, वो अचानक अनकवर हो सकता है। ये जो उज़ैर बलोच की रियल लाइफ राइज थी, हमजा जैसा कोई फिगर था क्या उज़ैर बलोच के आसपास? इट्स अनदर वे ऑफ आस्किंग दैट इज द धुरंधर स्टोरी बेस्ड ऑन एनी शेड ऑफ ट्रूथ? कोई RNAW ऑपरेटिव ने इन्फिल्ट्रेट किया पाकिस्तान माफिया को? I'll come to that, but I think in my understanding हमजा का जो कैरेक्टर है, इट्स अ कॉम्पोजिट ऑफ मैनी कैरेक्टर्स जिन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे पाकिस्तान में बहुत सारा काम किया, बहुत सारा ऑपरेशन किया जी, बहुत सारी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया, आर्मी को इन्फिल्ट्रेट किया। जहाँ तक उज़ैर बलोच की बात है, उज़ैर बलोच का राइज हुआ रहमान, वो रहमान डकैत के कजिन था ना, देयर फादर्स वर ब्रदर्स, चचेरे भाई थे। तो ही हैड जॉइंड रहमान डकैत्स गैंग। 2009 में जब रहमान डकैत मर गया या उसको मारा गया, तब उज़ैर बलोच took charge. He sat at the throne and he wanted to control everything through legitimate power. तो उसका पहला लक्ष्य ये था कि मेरे पास गैंग है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं मेरे जेब में, अब मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिकल पावर हथिया के तब जो है मैं देन आई विल लेजिटिमाइज एवरीथिंग। उसने बहुत कोशिश की, उसने वो बार बार मीडिया के सामने अपेयर हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देता था, उसके साथ कबोल के बहुत सारे झगड़े हुए, जहाँ बाकी पॉलिटिशियंस को लगा कि यही जो आदमी है ये यहाँ से लीडर बनना चाहता है। वो एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, वो हार गया, बाद में उसको टिकट नहीं मिला, उसको लगा था कि PPP जो है
भुट्टो की पार्टी, उसमें से मेरे को वहाँ से मेरे को टिकट मिल जाएगा। लेकिन उसके खिलाफ इतने सारे केसेस थे, कुछ 63 अरेस्ट वारंट्स थे उसके पास। लेकिन वो देख रहा, उसको लगा था कि पावर मेरे हाथ में ऑलरेडी है, बस मेरे को चुनाव जीतना है। उसने हमेशा अपने आप को कहा कि आई एम द रॉबिन हुड ऑफ दिस एरिया। उसने जर्नलिस्ट को अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि जिन लोगों के पास अस्पताल में भर्ती होने के पैसे नहीं है, उनकी दवाई मैं खरीद के देता हूँ। बच्चे के पास स्कूल में जाने को नहीं है, मैं उनको स्कूल का उनका फीस भरता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है लोग मेरे को वोट नहीं देंगे? लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सका था। लेकिन एक इंडियन स्पाई है जो आज पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। ये कहानी आज तक बाहर नहीं आया ज़्यादा। उज़ैर के इनर इंटेंशंस के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है धुरंधर 1 में एक सीन है जहाँ रहमान डकैत और इलियास कश्मीरी के बीच एक डील होती है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ वेपन्स फ्रॉम बलूचिस्तान। और फिर वहाँ रहमान डकैत का एक मॉरल डिलेमा हो जाता है कि मैं बलोच के अगेंस्ट काम करूँ या पाकिस्तान के लिए काम करूँ, बट देन ही चूजेस टू वर्क फॉर पाकिस्तान फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। मस्ट हैव, हाँ, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन तो अल्टीमेटली जो है, या ब्लेसिंग्स जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से ही चाहिए ना। बट ऑन सम लेवल जितने भी एथनिकली बलोची लोग होते हैं, हाँ, आई एम श्योर ऑन सम लेवल दे आर थिंकिंग अबाउट बलोचिस्तान एज अ स्टेट एज वेल। देखिए, ये आपका सोचना सही है, लेकिन ये एक बहुत अजीब इत्तेफाक है कि बलूचिस्तान के हिस्ट्री में जो बलूचिस्तान रेबल्स है, जी। उनकी लड़ाई आज का नहीं है। उनकी लड़ाई बरसों से चल रहा है, डिकेड से चल रहा है। कभी उनको रेगुलरली केजीबी से मदद मिलता था, क्योंकि तब पाकिस्तान के साथ एली जो था वो अमेरिका के साथ था। वहाँ वो लोग है कि अमेरिका का अपना एयरबेस बनाना चाहते थे, जिसको सोवियट्स वाले अपोज कर रहे थे। तो तब से बलूचिस्तान रेबल्स जो है, लिबरेशन आर्मी जो है, उनको केजीबी के मदद मिलता था, आर्म्स वगैरह आता था इराक वगैरह और कंट्री के ज़रिए। उसका बहुत बड़ा रेड भी हुआ था जहाँ पकड़े गए थे, और उनका कू फेल हो गया था। वो उस वक्त भी कोई बलूचिस्तान लीडर ही था जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अंदर से लीक कर दिया था कि हमारा एक बहुत बड़ा कू होने वाला है इस्लामाबाद में, तो तुमको इराक एम्बेसी के अंदर से आर्म्स मिल जाएगा, जो एक्चुअली बलूचिस्तान आर्मी को हैंड ओवर होना था। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहाँ बार बार देखा गया कि बलोच का ही कोई आदमी है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है। और फिर पाकिस्तान का ये बहुत लंबा चौड़ा बरसों से इल्ज़ाम यही रहा है कि RNAW का बहुत बड़ा हेल्प है बलूचिस्तान रेबल्स जो है उनके पीछे। लेकिन क्या रीज़न होगा कि बलूचिस्तान के पीछे अगर इतने सारे लोगों की हेल्प है, लेकिन वो आज तक भी कुछ हासिल नहीं कर पाए? तो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समटाइम, क्योंकि बहुत सारे रेबल ऑर्गेनाइजेशन में हिस्टोरिकली यही देखा गया है कि एक समय के बाद जिहाद या इंडिपेंडेंस पीछे हो जाता है, बैकसीट ले लेता है, और पावर जो है वो लोग एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो फिर कभी कभार एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, एग्री टू डिसएग्री, कि तुम रहो मैं भी रहूँ, मेरा जिहाद चलता रहेगा, तुम भी हमारे कुछ लोगों को मारोगे, बट लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ये हो सकता है, मैं थोड़ा हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि बलूचिस्तान का ये जो जिहाद है, या ये जो लिबरेशन का वॉर है, ये इतना लंबा क्यों खिंच गया? इज़ देयर समथिंग इंटरनल? और जनरली सो आई एम 100% श्योर दैट अजीत डोभाल सर के ब्लेसिंग्स थे धुरंधर मूवी पे। हाउ डू यू थिंक ही इज परसीविंग, हाउ द यूथ इज परसीविंग धुरंधर? Okay. Going by my knowledge and understanding of the National Security Advisor of India at any point of time. जी. Now, of course, since 2014, this is Ajit Doval sir. धुरंधर में हमने जो देखा है, एक्चुअली NSA का रोल उससे कहीं बड़ा होता है, बट धुरंधर में एक स्पेसिफिक स्टोरी है कि इंडिया से किसी को पाकिस्तान भेजा गया है, उसको एक असाइनमेंट दिया गया है, उसको पूरा कर रहा है, और उस पूरी चीज़ को जो है मॉनिटर कर रहे हैं दिल्ली से बैठ के अ कैरेक्टर हु हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय अजीत डोभाल। टू अ लार्ज extent it is absolutely correct, because my latest book has the same thing, where the role of a national security advisor has been defined very clearly. Role in the sense exactly ये जो extra judicial killings वगैरह होता है, उसमें उनका कोई रोल है या नहीं, उनका कोई आशीर्वाद है या नहीं,
वो सब है। तो उस हिसाब से देखा जाए डेफिनेटली धुरंधर की में उनकी जो पोर्ट्रेयल है जी वो थोड़ा ड्रामेटिक है, क्योंकि फिल्म है आफ्टर ऑल। बट मैंने पर्सनल लेवल पे जिस मिस्टर डोवाल को देखा है, बहुत हंसमुख आदमी है एक्चुअली। रियली ये कैन बी वेरी जोवियल। और क्या होता है कि उनको आप कभी भी उनके सर्विस के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे तो उनका एक स्टेपल आंसर ये होता है, अगर सारे सीक्रेट्स बाहर आ गए तो सीक्रेट सर्विस क्यों बोला जाए। तो ही इज वेरी गुड इन दैट, बट ही इज वेरी हैंड्स ऑन पर्सन। ही लीड्स बाय एग्जाम्पल, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। टेक्निकली हमजा का कैरेक्टर उन पर भी थोड़ा बहुत बेस्ड है कि उन्होंने भी वहाँ वक्त बताया है। वो शायद हमें धुरंधर 2 में थोड़ा देखने को मिले, लेकिन वो इस तरह हो सकता है, मैं थोड़ा स्पेकुलेट कर रहा हूँ। जी क्योंकि एक स्टेज था जब मिस्टर डोवाल पाकिस्तान में एज एन अंडर कवर कुछ 5 से 7 साल के बीच में समय बिताया था, जी जब वो एक बेगर बन के काहुता नाम के कोई जगह है जहाँ पे वो थे, जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब का तैयारी चल रहा था, प्लांट बनाया था पाकिस्तान ने इलीगली, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से यूरेनियम स्मगल करके, कोई ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं आया था। उन्होंने पाकिस्तान ने OIC जो कंट्रीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उनके कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस लेके बोला था वी विल मेक एन इस्लामिक बॉम्ब। और उनको गद्दाफी का लिबिया हेड गद्दाफी का सपोर्ट था, कुछ और कंट्रीज़ का सपोर्ट था। तो उस समय की बात है जब ये आपको शायद सोशल मीडिया में थोड़ा सा ये कहानी सुनने को भी मिलता है। अ फिल्म वॉज ऑल्सो मेड जहाँ एक सैलून के बाहर, हेयर कटिंग सैलून के बाहर काहुता में, जहाँ पे प्लांट से लोग आते थे, वहाँ टेक्नीशियन साइंटिस्ट, उनका हेयर सैंपल कलेक्ट करके इंडिया भेजा गया था, जिसको स्टडी करके पता चला था कि उसमें ट्रेसेस ऑफ रेडिएशन पाया गया था। उसके बाद और काम हुआ। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त अनदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन स्पाइज Ravindra Kaushik was present there. Apparently he too was working on Kahuta also. हो सकता है उन्होंने this quote unquote beggar अजीत डोवाल की कोई मदद की, but it is a fact that during that phase it is believed कि मिस्टर डोवाली थे जिन्होंने इस पूरी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो प्लान था, जो काम चल रहा था, प्रोग्राम था, उन्होंने इसको अनर्थ किया था। एंड देन इंडिया को जब पता चला, इंडिया ने उसके यूनाइटेड नेशंस के ही टुक इट अप विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बाकी जहाँ बातचीत किया कि कैसे पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। तो द होल थिंग वाज एक्सपोज्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज एन अंडरकवर इन पाकिस्तान। और भी केसेस थे जहाँ पे उन्होंने इस किस्म का रोल अदा किया, which are not easily heard about other officials of his level. जब आपने पहली बार धुरंधर 1 देखी, आपको लगा कि हमजा हैज़ शेड्स ऑफ अजीत डोवाल? नहीं, मुझे नहीं लगा। मुझे लगा हमजा जैसे हमारे देश के बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये काम कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है, कभी पता चलेगा भी नहीं। उनकी सारी सेक्रीफाइसेस, उनकी विक्ट्री साइलेंस में रह जाता है। दैट इज हमजा टू मी। जस्ट बेस्ड ऑन धुरंधर 1 ऐसा लग रहा है कि धुरंधर 2 में ये दिखाया जाएगा कि हमजा वॉज अ पार्ट ऑफ सम क्राइम रिलेटेड टू हिज फैमिली and lost his whole family, and then he was transitioned into being a trained spy. एक और कैरेक्टर है, मुझको उनका नाम याद नहीं, बट जो धुरंधर 2 का ट्रेलर है उसमें ये भी दिखाया गया कि वो भी एक इंडियन ऑपरेटिव है जो एक्चुअली ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड में काम कर रहे हैं। एंड इन धुरंधर 1 ही इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑपरेटर, ही इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ पाकिस्तानी क्रिमिनल। तो ये असल में होता है कि बिल्कुल होता है असल में। बट वही जब हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ लोगों का काम लेके हम लोग एक कॉम्पोजिट कैरेक्टर तैयार करते हैं एक फिल्म स्क्रिप्ट में जी। तो ऐसा बिल्कुल होता है जिसमें बहुत सारे लोग हमारे लिए काम करते हैं जो एक्चुअली पाकिस्तानी होते हैं। हमने उनको हायर किया हुआ है, या तो पैसे के लालच में हमारे लिए काम कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि हमारा कोई आदमी है, कोई इंडियन है जो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया और पाकिस्तान में जाके इंडिया के लिए काम कर रहा है, जिसको स्पाई बोला जाता है सीधे तौर पे, एन इंडियन स्पाई। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में जन्मा,
पला बड़ा, आज हमारे लिए काम कर रहा है. ही स्पाइंग अगेंस्ट हिज कंट्री. ओके. ऐसा हमारे यहाँ भी है, हु इज स्पाइंग अगेंस्ट इंडिया इन फेवर ऑफ. हमने खुफिया जैसा फिल्म में देखा, वो अमेरिका के लिए काम कर रहा था, कहीं लोग पाकिस्तान के लिए काम करते हैं. तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे सरहद पार करके उस तरफ गए, यू नो, देयर लाइफ इज़ एट स्टेक, जिंदगी की यू नो रिस्क में लगाते हुए, दाव पे लगाते हुए काम कर रहे. देयर आर पीपल फ्रॉम दैट कंट्री ऑल्सो जो हमारे लिए काम कर रहे हैं. कभी पैसे के लालच में काम करते हैं, कभी कुछ और रीज़न होता है, कुछ और कंपल्शंस उनके ऊपर होता है, वो बाहर निकल नहीं सकते उसमें. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ समबडी हु इज़ अ क्रिमिनल देयर. जैसा मान लीजिए एक समय पे ये काफ़ी डिस्कशन हुआ कि दाऊद किस हद तक हमारे लिए काम करता है. दाऊद भी कभी कभार इंडिया के लिए काम कर रहा है, बिकॉज देयर हैज़ टू बी सम डील सम टाइम. आई मीन, कुछ लोग कहते हैं कि दाऊद हिट लिस्ट में है, तो फिर क्यों इंडिया के लिए काम करेगा, ताकि दाऊद उस हिट लिस्ट में और लंबा समय के लिए रहे, ताकि दाऊद को कोई न्यूट्रलाइज ना करे. कोशिश हुआ होगा, नाकाम रहा. वो जिस फोर्ट्रेस के अंदर रहता है, जिस प्रोटेक्शन के अंदर, घुसना उस तक आसान नहीं है. तो यस, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हो सकता है 2, 4, 5 कैरेक्टर हो, बट इट्स वेरी मच अ पॉसिबिलिटी. दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ धुरंधर. सबसे क्लीशेड सवाल पूछूंगा अभी, फिर बड़े साहब दाऊद इब्राहिमी है? मैं इसका कंफर्म तो नहीं कर सकता बड़े साहब दाऊद इब्राहिम है कि नहीं. हो सकते हैं बिल्कुल, अनलेस लाइक आदित्य धर हैज़ सरप्राइज यू नो फॉर अस. एक चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दाऊद पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के प्रोटेक्शन में वो बहुत पावरफुल है, बट ही इज़ नॉट वेरी पावरफुल जस्ट एज अ माफिया बॉस देयर. दाऊद का पावर यह है कि दाऊद के इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं. दाऊद इज हेविली इनटू मनी लॉन्ड्रिंग. तो पाकिस्तान आर्मी के या बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानीज जिनके पैसों को उसने दुबई में लगाया है, मलेशिया में लगाया है, इंडोनेशिया में लगाया है, थाईलैंड में लगाया है, ऐसा उसका धंधा वो करता है. तो वो एक क्विड प्रो क्यो उन लोग का चलता रहता है. जहाँ तक लियारी गैंग की सवाल है, हम जिस फिल्म के रेफरेंस में बात करें, वो लियारी की कहानी है. रहमान डकैत के साथ उनका कोई क्लैश था नहीं. किसका? दाऊद का, क्योंकि उनका टेरिटरी बिल्कुल अलग था. दाऊद इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है. रहमान डकैत पाकिस्तान के अंदर काम करता है, लियारी के आसपास में काम करते हैं. तो एक तो उनका बिजनेस कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन वो जो घटना घटी थी जहाँ पे दाऊद के भाई नूरा को रहमान डकैत ने मार दिया, वो इसलिए हुआ था कि रहमान डकैत का कोई एक फ्रेंड था जिसका घर था कराची में, जो दाऊद ने कब्जा कर लिया था. और दाऊद ने उसको 12 करोड़ के आसपास पाकिस्तानी रुपया ऑफर किया था, जबकि वो कह रहा था ये घर 400 करोड़ के ऊपर का है. तो उसने, वो रहमान डकैत का दोस्त था, उसने रहमान डकैत को बोला कि यार ये हुआ हमारे साथ. तो रहमान डकैत जो है उसने दाऊद के साथ बात किया, मिला जाके वो दाऊद को, वो दाऊद से मिला कराची में और मिल के बात किया कि यार आप इसमें से निकल जाओ, क्या छोटा सा एक लोकल प्रॉपर्टी है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आप इतने बड़े हो. तो दाऊद ने ये कहा जाता है, उसको कुछ कहा था कि अपनी औकात भूल गए क्या, तो हमसे बात करने आए हो, हमें बता रहे हो कि हम यहाँ से छोड़ के निकल जाए, वो करके. तो रहमान डकैत को यह बात बिल्कुल जो है बात जमी नहीं उसके साथ. ही फेल्ट वेरी ह्यूमिलेटेड, इंसल्टेड. वो कुछ बोला नहीं, वो चला गया. और एक दिन उस दाऊद के जो छोटा भाई है नूरा को उन्होंने उठा लिया. और ये खबर दाऊद तक पहुंच गया था कि रहमान के जो गैंग है उन्होंने भाई नूरा को उठा लिया है. तो दाऊद ने फ़ोन किया. दाऊद ने जब फ़ोन किया, रहमान उसका फ़ोन नहीं लिया. तो दाऊद ने बोला मैं घर खाली कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई को छोड़ दो. तो ये कहा जाता है, सुनने में आता है कि रहमान डकैत ने अपने गैंग को बोला कि उसको बोल दो, बहुत लेट हो चुका है. वो पहले सोचना चाहिए था, हमें ह्यूमिलेट करने से पहले हमें अपना औकात बताने आया, हमको हमें औकात दिखा दिया उसने ना. तो उन्होंने उसको मारा और क्लिफ्टन में, जहाँ
दाऊद का पैलेस है, उसके नज़दीकी कहीं एक डस्टबिन के पास कुछ 6-7 गोली लगा हुआ था उसके एब्डोमेन और सीने पे, वो बॉडी डंप करके चले गए। क्या कर पाए दाऊद? कुछ नहीं। सो कहने का मतलब है कि लोकल पावर जो है इतना लेयरी का या आपस की गैंग मेंबर्स में, वहाँ पे दाऊद का कोई शायद बड़े साहब किसी कारण के ज़रूर हो सकते हैं, वो एक उनको रिस्पेक्ट देना, उनको एड्रेस करना बनता है उनके लिए, बिकॉज दे आर ऑल क्रिमिनल्स और वो इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल है जी। लेकिन शायद बिजनेस इंटरेस्ट उनका आपस में कुछ शायद नहीं है, कम से कम पता तो नहीं चल रहा है रिसर्च से। इट्स क्रेजी टू मी कि एक ऐसा भी चैप्टर रहा है, रहमान डकैत वर्सेस दाऊद दाऊद इब्राहिम। इब्राहिम, और मारा मतलब कि वो फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई मैं घर खाली कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो बदले में। वो बोला देर हो चुका है। फिर दाऊद इब्राहिम ने कोई बदला नहीं लिया। उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। बट मे बी दैट्स बिल्कुल हो सकता है, एब्सोल्युटली। फॉर एग्जाम्पल धुरंधर 1 के एंड में, स्पॉइलर अलर्ट, जब रहमान डकैत को मारा जाता है, हाँ। मैंने एक हिस्ट्री के रैबिट होल में एंटर करा था आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट फिल्म। बेसिकली ये कहा जाता है कि रहमान डकैत को एक एनकाउंटर में मारा जाता है, मारा गया था, एंड एसपी चौधरी असलम वाज इन्वॉल्व्ड। हाँ, जिसमें वो गाड़ी में बैठा हुआ था। हाँ, बट धुरंधर 1 का जो क्लाइमैक्स है, जहाँ हमजा उन्हें एक गाड़ी में ऐसे Correct. ड्राइव करके जंगल के अंदर हाँ. लेके जाते हैं, हाँ, who even knows if some shade of that had happened or not? कुछ लोग कहते हैं, सम एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि दैट इज ट्रू, कि उसको ले जाया गया था किसी से मिलवाने के लिए। ये नहीं पता था कि चौधरी एसपी चौधरी आलम के साथ मिलाया जाएगा। तो वो जब पहुंचा वहां जाके तो देखा गाड़ी के अंदर जो है वो चौधरी बैठा हुआ है। दिस मच हिस्ट्री सेज, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। यहाँ दाऊद का रोल रहा होगा, हो सकता है, यू नेवर नो, पॉसिबल। क्योंकि दाऊद का कंट्रोल जो है या जो नेटवर्क है वो तो बहुत बड़ा है। दाऊद अगर कल किसी को ये कह देगा कि भाई ये काम हो जाना चाहिए, ये हुआ मेरे साथ, तो ये काम आप लोग कर दो, उसके बाद दूसरे नेटवर्क काम करेंगे, पुलिस वाले काम करेंगे। जैसा वो अरशद पप्पू को उठाना, दैट गोज टू शो कि उज़ैर बलोच का पावर कहाँ तक था, कि उसके कहने पे पुलिस वाले जाके उसको किडनैप करके उसको वापस ला के दे रहे। तो फिर सोचिए दाऊद का पावर किस लेवल पे होगा। मैं काफ़ी सारे पावरफुल रूम्स में रहा हूँ जहाँ धुरंधर 1 की डिस्कशन हुई है इन द लास्ट 3 months। हर जगह एवरीवन बॉइल्स डाउन टू द पॉसिबिलिटी दैट बड़े साहब इज दाऊद इब्राहिम, एटलीस्ट थियोरेटिकली। यस, राइट, क्योंकि और कोई किसी का चर्चा तो होता नहीं है। द बिगेस्ट, ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज अ रैंक 1 टेररिस्ट। तो ही इज इन द FBI लिस्ट फॉर द लास्ट सम 12-13 years among the top 10 most wanted। तो बड़े साहब बोलने से वही होना चाहिए। The only other name that's been floated is Masood Azhar. मसूद अजहर। Could Masood Azhar be बड़े साहब? देखिए, लियारी की जो पॉलिटिक्स है जिसमें क्राइम और ISI और पॉलिटिशियन ये सब लोग मिले हुए हैं, उसके साथ मसूद अजहर का कोई कनेक्शन दिखता नहीं है, क्योंकि ये लोग टेररिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। उज़ैर बलोच बल्कि जब वो नेता बने, वहाँ के वो लीडर बने, तो उनका डीप कनेक्शन हो गया था इन सब चीज़ के साथ। उज़ैर बलोच रहमान से कहीं ज़्यादा बड़ा गैंगस्टर बन गया था, कहीं ज़्यादा बड़ा, कैसे उसको हम बोले कि ही वॉज अ सिम्टम ऑफ दिस होल इकोसिस्टम ऑफ क्राइम, इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स, पावर, ऑल दैट। वाओ, म्यूटेटेड वर्जन ऑफ रहमान। उसके पास सब कुछ था। मतलब कि जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं ये कह के कि तुमने हमारे पाकिस्तानी सीक्रेट्स ईरान को दे दिया, और ईरान बोल रहा है ही इज अ डबल एजेंट, उसके खिलाफ इंटरपोल के नोटिस आ रहा है दुबई से, ताकि उसके जाके अरेस्ट किया जाए। वो इस लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन ड्यूरिंग रहमान डकैत्स टेन्योर, लियारी की जो पॉलिटिक्स था उसमें ये सब चीज़ नहीं आया था। इट वॉज वेरी लोकल, बिकॉज ही वॉज अ लोकल बॉय। वो बहुत सारा भूखमरी बचपन में देखा हुआ था। जो लड़का 13 साल की उम्र में किसी को स्टैब किया, रहमान डकैत, उसके 2 साल बाद, 15 साल उसको उम्र था, उसने, अच्छा उसको क्यों स्टैब किया था? क्योंकि वो कुछ पटाखे जला रहा था, उसने उसको मना किया था पटाखे जलाने से, कोई होगा कारण, उसने उसको जाके चाकू से मार दिया था।
उसके 2 साल बाद उसने 2 ड्रग पेडलर को ही किल्ड बोथ ऑफ देम. सो वो लड़का बड़ा हो रहा था विद द मसल पावर, विथ ऑल हिज स्टोरीज ऑफ सो कॉल्ड डिप्राइवेशन, कि ना मुझे अपना जो है हक मैं खुद ही छीनूंगा, मैं करूंगा ये वो करके. So he rose the ranks there. He did politics with everybody there. He did crime. सच तो में वहाँ पे दाऊद का कोई कनेक्शन तो दिखता नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उन लोगों का. और जहाँ तक टेररिज्म की बात है, रहमान डकैत के नाम टेररिज्म के साथ अभी तक तो जुड़ा नहीं गया है. He might have known people who are involved in terrorism. You know, हो सकता है कुछ लोग उसके वहाँ टाउन में आके उसको बोला यार सेफ हाउस से रख लो कुछ दिन, इसको लोग ढूंढ रहे हैं, इसको मार दे सकता है कोई, इसको पनाह दे दो, शरण दे दो. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. बट आई थिंक बाय डिज़ाइन ही वॉज नॉट इनटू इट एज कम्पेयर टू हिज कजिन उजैर बलोच, जो इन्वॉल्व थे पूरी उजैर तरह बलोच से. वॉज इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स. Okay. अब कैसे ईरान के साथ खेल रहा था, ओमान के साथ खेल रहा था. तो धुरंधर 1 में वो जो डील दिखाई गई है अर्जुन रामपाल के साथ, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल, इज देयर हिस्टोरिकल एविडेंस दैट हैज हैपेंड या इट्स सजेस्टिव? नॉट टू माई नॉलेज. हो भी सकता है कि इट इज़ अ फिक्शनल फॉर्म ऑफ समथिंग एल्स, बिकॉज वॉट हैपन्स यू नो दैट व्हेन यू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, योर सोर्सेज विल ऑलवेज टेल यू दैट नॉट एवरीथिंग कैन बी शेयर्ड जी जी जी. with your viewers or your readers, whatever. So there, an understanding always is, okay, I know the truth now, the whole truth, and what should be the fictional version of it. जी. हाँ, वो सबके साथ होता है. मैंने भी उसको बार बार फेस किया अपने किताब लिखने में भी. हो सकता है ऐसा हुआ हो, एंड इट्स वेरी लॉजिकल, यू नो. गॉट इट. ओके. हमने एक्चुअली रहमान डकैत के बारे में ऑलमोस्ट बात करी ही नहीं है इस पूरे पॉडकास्ट में, क्योंकि वो पार्ट 1 में मर गए. बट आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, सच में उन्होंने वो बाबू बलोच को ऐसे मारा था सब्जी मंडी में, आई बॉल फोड़ के? दीज आर आई विटनेस अकाउंट्स. आई मीन इसको आपको कोई न्यूज़पेपर के ज़रिए या पुलिस रिकॉर्ड्स में शायद नहीं है. बट जहाँ तक उसकी ब्रुटैलिटी की बात है, कि मार के बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देना, डस्टबिन में ले जाके फेंक देना, उसका एक कोई नुमाइश बनाना डेड बॉडीज़ का, इसके बहुत सारे आई विटनेस अकाउंट्स है कि कैसे वो लोगों को मारता था. इट्स वेरी कॉमन. मतलब कि जो आदमी से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि समबडी जो जेल चला गया था कुछ 2.5 साल के लिए केस में, और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा घर जाके अपनी माँ जो है बीबी खतीजा, उसको मार देते हैं जान से, और उसके बाद वो पुलिस को फिर बोलता है मैंने अपनी माँ को क्यों मारा. सो दैट जस्ट गोज टू शो कि जहाँ तक ही वॉज सो क्लिनिकल अबाउट ऑल दिस किलिंग्स, वहाँ इमोशन या रिश्ते उसके लिए कभी मैटर नहीं किया. सीरियल किलर वाली साइकोलॉजी थी. एब्सोल्युटली. कि तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया, तुम मेरे रास्ते में आए, मैं तुमको हटा देता हूँ. तो वो जितने लोग उसके रास्ते में आए, खास करके पोस्ट 2005-2006, वो सबको हटाता गया. Last 4-5 years of his life before he was killed in 2009, he had no limits. जो टेक्निकली धुरंधर 1 की टाइमलाइन है, लास्ट 4-5 years. मुझे याद है जब पहली मूवी रिलीज हुई थी तब लोग ऐसे कमेंट करते थे कि इफ़ यू थिंक व्हाट इज शोन इन धुरंधर 1 इज ब्रूटल, गो रीड अप द ट्रूथ ऑन रहमान डकैत, कि उन्होंने क्या क्या किया है. धुरंधर में तो कुछ दिखाया नहीं. जो ब्रुटैलिटी के बारे में, उनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, धुरंधर में उतना कहाँ दिखाया. यही सब है, बॉडी पार्ट्स कटिंग, प्लेइंग फुटबॉल. बिकॉज़ दे ऑलवेज एंजॉयड इट. जैसे हमारे यहाँ कुछ डॉन्स की इस किस्म की स्टोरियाँ हैं कि मारने के बाद आपने तालाब में क्रोकोडाइल पाल रखा है, उनको खिला दिया. आई नो ऑफ अ ड्रग डीलर इन इंडिया जो वाकई में लोगों को मारने के बाद अपने पिट बुल्स को या उनको खिला देता था कभी कभार, उसका कुछ हिस्सा. बॉम्बे में? नो, इट वाज इन दिल्ली. दिल्ली में? इट वाज इन दिल्ली. तो मतलब कि द थिंग इज कि इस किस्म दे एंजॉय दिस, यू नो, इट्स अ साइकोपैथ मेंटलिटी. अपनी मम्मी को उसने मारा था रहमान डकैत. अपने माँ को उसने मार दिया. बट बिकॉज एंड ही जस्टिफाइड इट कि वो बाबू बलोच के बायोलॉजिकल. हाँ, वो नहीं, उसने माँ को इसलिए मारा ये कह के कि मेरी माँ किसी के साथ इश्क लड़ा रहे थे जो मेरा दुश्मन है, मेरा राइवल गैंग है, और खाली राइवल गैंग का आदमी नहीं था, वो पुलिस का इन्फॉर्मर था. और मैंने माँ को पहले मना भी किया था, वो सुनी नहीं. और जब वो जेल में था उसके पास खबर पहुंचा था, उसने पूछा था
आप जब जेल में रहते हैं, आप तो जेल में रह के भी अपना कारोबार तो चलाते ही है ना। तो जब वो जेल में था तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि योर मदर इज स्टिल व्हाट शी हैज़ बीन डूइंग, तो वो जेल से निकलने के बाद जाके माँ को मार दिया। बट वो बाबू बलोच के बायोलॉजिकल चाइल्ड थे या? दिस आई कैन नॉट कन्फर्म। ओके उसके थे कि नहीं, हो सकता है, बट जो भी है, माँ तो माँ ही है ना। किसी पिताजी चाहे कोई भी हो बायोलॉजिकली, लेकिन यू आर बॉर्न फ्रॉम द वूम्ब ऑफ दैट वोमन, आपने उसको जाके मार दिया, फिर वो किसी को मार सकता है ना। और ऐसा बहुत कुछ किया होगा जो हमें नहीं मालूम, क्योंकि लोग डर के मारे बता नहीं सकते। वो सब कहानी जो है वो किसी को बताएंगे भी नहीं। और जहाँ तक पुलिस की बात है, वो भी आपको रिकॉर्ड में उसको कभी डालेंगे नहीं, क्योंकि ये सब लोग इनके जेब में रहते थे। ओके अदरवाइज आप इतना क्राइम कैसे कर सकते हैं? जहाँ पुलिस वाले जो है वो भी क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। वो हमारे देश में भी हुआ है। ओके अगला सवाल बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं एक कैरेक्टर के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। श्योर। SP चौधरी असलम। लोग बोलते थे कि ही इज़ तालिबान हंटर। उसका एक नाम था यारों का यार, उसका एक नाम था बाबा कॉप। बाबा कॉप क्यों नाम था? क्योंकि वो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे खलनायक देखने के बाद। इट इज़ एन आयरनी। उन्होंने जिनसे शादी किया था उनका नाम था नौरीन असलाम। नौरीन असलाम को वो उनके कज़न थे आपस में, तो वो मैथमेटिक्स की होमवर्क करने में मदद करते थे। खुद के कजिन से शादी करी? हाँ, और नौरीन को वो स्कूल के होमवर्क करने में मदद करते थे, खास करके मैथमेटिक्स को लेके। तो वहाँ से एक दूसरे के नज़दीक आए, उन्होंने इश्क हुआ, उन्होंने शादी किया। ये तो नौरीन ने किसी पॉडकास्ट में शायद कहा भी है, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो इश्क वहाँ से हुआ। तो उन्होंने नौरीन को कभी कहा था कि तुम देखना, लोग जो बहुत सारे अटकलें लगाते रहते हैं मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, एक दिन मेरे ऊपर कोई एक फिल्म ज़रूर बनेगा। आज तो धुरंधर की बात हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी उनके ऊपर एक फिल्म तो बना है। I think at some point of they made a film on his life. Oh, really? And one of his relative, I think, played that character title role. तो चौधरी असलाम ने देखिए वो बहुत भावुक आदमी है। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम चौधरी जो है, उसका एक इट्स अ टाइटल ही अडॉप्टेड। वो नॉर्मली पंजाबी लैंडलॉर्ड्स में होते हैं। ही अडॉप्टेड द टाइटल। हिज पॉइंट वाज कि टेररिस्ट को, क्रिमिनल को, गैंगस्टर के साथ एक ही जस्टिस होता है, ख़त्म कर दो, मार दो। क्योंकि इनके पास इतना पावर है, ये किसी को भी खरीद सकते हैं। दे हैव द लीगल सपोर्ट, दे हैव द पॉलिटिकल सपोर्ट, दे हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम माई ओन डिपार्टमेंट। तो इनके साथ जस्टिस कैसे होगा? ये जेल में जाके राजाओं की तरह रहते हैं, घर में तो रहते ही हैं। सो दे विल ऑलवेज गेट अवे विद देयर क्राइम। तो इनको ख़त्म कर दो एकदम से फ्रॉम द रूट्स। तो इसीलिए वो सबके बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे। एंड द यूनिट्स ही लेड देयर, ही फॉट वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट द तालिबान इंसर्जेंट्स, एंड देयरफॉर ही हैड टू मैनी एनिमीज। और उनके खिलाफ एक फेक एनकाउंटर का केस था जिसमें वो जेल में गए थे, बाद में उनको बेल मिल गया था। ये वही नबील गबोल वाली एक सीन है? एक सीन है उसमें। So had Nabil Gabol framed him? I cannot confirm that, but of course it's always a possibility because he had publicly said कि अगर ये पॉलिटिकल सपोर्ट लियारी के गैंगस्टर्स को नहीं मिलता तो ये कभी गैंगस्टर्स इस तरह बन नहीं सकते हैं। तो ही फर्स्ट ब्लेम द बॉडी पॉलिटिक कि इन्हीं के आशीर्वाद से ये लोग बढ़ते हैं। तो ही थॉट दैट द बेस्ट वे टू डू जस्टिस इज क्लीन देम ऑल। तो आपकी बातों से मुझे दो चीज़ें पता चल रही है। पहली चीज़ ये कि संजय दत्त वाज एप्ट कास्टिंग फॉर दिस पर्सन। एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ ये पता चल रही है कि एक्चुअली धुरंधर यूनिवर्स में 3 हीरो हैं जी। आर माधवन, रणवीर सिंह और आपके मुताबिक संजय दत्त का कैरेक्टर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर ओनली थिंग इज मुझे पता नहीं आर माधवन को हम हीरो कह सकते हैं कि नहीं, बट ही इज लाइक अ किंग मेकर, ही इज अ पपेटियर। कि जो ग्रैंड प्लान है ये उन्हीं का ही है, और वो बैठ के ये सारा जो है रचा रहे। नाटक का स्क्रिप्ट तो उन्होंने ही लिखा है। वो जो ओपनिंग सीन है संजय दत्त की, जहाँ वो बलोची लोगों से मिल रहे हैं और बोलते हैं कि मैं हैश पिलाता हूँ अभी। हाँ। ये हुआ रहेगा?
ये बहुत कॉमन है। क्या ड्रग डील्स? हाँ हाँ, मतलब कि देखिए पुलिस में जो लोग काम करते हैं या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में, वहाँ एक डील स्ट्राइक करने के लिए टू ल्योर बहुत सारा ऐसा कुछ किया जाता है जो एक्चुअली इलीगल होता है, बट यू डू इट इन लार्जर इंटरेस्ट। ओके। जैसे मान लीजिए कुछ क्रिमिनल्स को हम ये छूट देते हैं कि तुम अप्रूवर बन जाओ, तुम्हारा सज़ा कम हो जाएगा, या हम तुमको विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में भेज देंगे, तुम्हारा कोई सज़ा होगा ही नहीं, लेकिन केस सॉल्व हो जाएगा। मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि डू यू थिंक ही एक्चुअली मेट पीपल लाइक दैट ऑन द फील्ड एंड किल्ड देम ऑन द स्पॉट? Very much possible. For SP Chaudhary Aslam as a Absolutely person? possible. Because he was very brutal when it came to this kind of annihilation. उनका मतलब कि उसमें कोई इमोशन नहीं था। मतलब उनका ये शायद सोचना था कि एक क्रिमिनल के साथ अगर मैं इस तरह पेश आ रहा हूँ, उसमें ईमान धर्म की बातें यार मत करो, क्योंकि उसने जो किया वो डिजर्व करता है। एब्सोल्युटली। ओके ओके। मेरे ख्याल से फाइनली ही वाज किल्ड इन अ सुसाइड बॉम्बर अटैक। हाँ, वो मतलब कि वो तालिबान के ऊपर दिया जाता है आरोप। लगता है कि तालिबान का एक ग्रुप था जिन्होंने एक मतलब कि सुसाइड ह्यूमन बॉम्ब सुसाइड अटैक था। वो किसी जीप में आए थे एक्सप्लोसिव्स के साथ और जाके उनके गाड़ी में मारा। व्हेन ही वाज ड्राइविंग, ही वाज आल्सो ड्राइविंग हिज कार, गाड़ी में जाके उन्होंने मारा, वो ब्लास्ट में वो मारे गए। But the subliminal layers here, I'm sure SP Chaudhary Aslam के भी काफ़ी सारे enemies थे after a point, ऑफ कोर्स right? सारे गैंगस्टर्स उनके एनिमी होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी एक गैंगस्टर को इस्तेमाल करते हुए दूसरे गैंगस्टर को नहीं मारा, या अगर इस्तेमाल भी किया होगा सिर्फ इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लेवल पे। मैं स्पेकुलेट करके बोल रहा हूँ, लेकिन sure. किसी से पैसा लेना, इसको मार देना, उसको मार देना, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब उन्होंने रहमान डकैत को पकड़ा तो उनके पास भुट्टो की कोठरी जो है वहाँ से बोला गया था कि इसको मारना मत, कोई एनकाउंटर मत करना, कोर्ट में पेश करना। और फिर कोर्ट के परमिशन से बोला गया कि इसको कोई और सेफ हाउस में रखना चाहिए, जहाँ किसी जेल में नहीं रखना चाहिए, पब्लिक आई मीन जनरल प्रिजन में रखना नहीं चाहिए। और फिर उसको कहाँ रखा गया? वही क्लिफ्टन एरिया, जो शायद आर्मी हाउसिंग सोसाइटी से ज़्यादा एक क्रिमिनल का एरिया होता है, वहाँ पे रखा गया, वहाँ से भाग गया था वो। ओके, जो पार्ट 1 में वो एक मोन्टाज के थ्रू दिखाया गया है कि रहमान डकैत को सुबह पकड़ा गया और शाम को रिलीज किया जाता है। हिस्ट्री ये कहता है कि उसको क्लिफ्टन के जिस सेफ हाउस में रखा गया था कोर्ट ऑर्डर पे, वो अंडर सिक्योरिटी रखा गया था, एंड इट वाज वेरी मच ही वाज अंडर हाउस अरेस्ट, रहमान डकैत जी। लेकिन वहाँ से वो भाग गया था और उसके बाद कभी वो पकड़ा नहीं गया दोबारा, और फिर वो मारा गया। तो समटाइम जब ऐसा होता है तो असलाम जैसे लोगों को, पुलिस ऑफिशियल्स को क्या लगता है? दे फील ह्यूमिलिएटेड, दे फील डिफीटेड बाय देयर ओन। इसीलिए इसी से फेक एनकाउंटर का जन्म होता है। कोई पुलिस ऑफिसर, मैं आपको बता सकता हूँ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेक एनकाउंटर नहीं करना चाहता है। कभी कभार वो भी मजबूर हो जाता है, और फिर वो लाइन ड्रॉ करना शायद भूल जाता है, यू नो। फिर उसको पता नहीं क्या सही क्या गलत है। उसको लगता है कि एक दिन काम तमाम कर दो यार, क्योंकि ये तो हमेशा बसता रहेगा। अगेन टू रिकॉल द क्लाइमैक्स ऑफ धुरंधर 1, जो फाइनल सीन है कि रहमान डकैत को मारा जाता है। हाँ, ओके, दिस इज इन लाइन विद रियल हिस्ट्री वेयर SP चौधरी असलम इन्वॉल्व थे वो एनकाउंटर में। करेक्ट, राइट करेक्ट। कैसे मारा गया ये, इसके बारे में कुछ पता है? हेडशॉट, पीटा गया, क्या था? गोली तो लगी थी ज़रूर, लेकिन SP चौधरी जो है वो, आई डोंट थिंक ही वाज समवन हु वुड लाइक टू टॉर्चर रहमान डकैत, जो रहमान डकैत करता जी चौधरी के साथ या किसी और के साथ। दैट वाज नॉट हिज कल्चर। आई थिंक इफ ही वांट्स टू किल समबडी, क्रैक, ओके, दैट गोज विथ हिज कैरेक्टर एंड स्टाइल। बट रहमान डकैत के एक्चुअल डेथ के बाद फिर हिस्टोरिकली स्पीकिंग उज़ैर बलोच का एक राइज हुआ। एब्सोल्युटली। पहले तो लियारी में जो उनका जनाजा निकला, जो फ्यूनरल हुआ ना, तो कहा जाता है कि लियारी की हिस्ट्री में उससे बड़ा फ्यूनरल ऐसा हुआ ही नहीं। इतने लोगों का एक प्रोसेशन जैसा बना था। एंड देन उज़ैर बलोच
enter the fray. Alongside a gentleman called Hamza or no? देखिए हमजा तो डेफिनेटली एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, जी जी. कितना कॉम्पोजिट है मैं नहीं ये कह सकता, लेकिन उसको हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे. रहमान डकैत को किस साल में मारा गया रफली? 2009. एंड ये जो उज़ैर बलोच का राइज टू पावर था, इट वाज प्रॉब्ली ओवर द नेक्स्ट 5-6 हाँ, उसके कुछ दिन पहले से हो रहा था. ही वॉज ऑलरेडी विथ हिम, क्योंकि लेकिन हाँ फ्रॉम देयर, और जैसे ही वो पावर में आया, वन ऑफ हिज ऑफ कोर्स टारगेट वाज अरशद पप्पू, जिसको वो 2013 में मारा. यही है पार्ट 2 का प्लॉट, आई एम श्योर. Yes. मैं पार्ट 2 नहीं देखी. मुझे लगता है पार्ट 2 में ये भी होगा कि हमजा का कैरेक्टर हो सकता है कुछ जो टारगेट्स थे उनको एक एक करके मारे. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मैं ये लिबर्टी ले सकता हूँ कि नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे किताब की जो सोर्सेस हैं शायद वैसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने धुरंधर की कहानी लिखने में मदद किया होगा. बिकॉज अल्टीमेटली ओनली अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल विल नो क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा. तो चूँकि हमने ज़हूर मिस्त्री का नाम देखा लिस्ट में, तो हो सकता है कि ज़हूर मिस्त्री को इसमें हम देखते हैं कि उसको कैसे मारा गया धुरंधर 2 में. और आप ये मत भूलिए कि धुरंधर 1 में हमने देखा है ज़हूर मिस्त्री को IC-814 हाईजैकिंग में, जहां अजीत डोभाल की कैरेक्टर जाके उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, रुपिन कटियाल का गला काट देता है. वो बिल्कुल डिसमिस कर देता है अजीत डोभाल को. और जब फरवरी 2022 में एक्चुअली ज़हूर मिस्त्री को कराची में उनके फर्नीचर शॉप है क्रिसेंट फर्नीचर्स, उसके बाहर 2 लड़के जाते हैं मुंह ढक के, बाइक से उतर के उनको पूछते हैं ज़हूर इब्राहिम मिस्त्री, उसका नाम पाकिस्तान में था जाहिद अखुंड. वो जवाब नहीं दे पाता है. उसको शक लगता है इनको कैसे मालूम. उस सिने में बंदूक लगा के मार देते हैं उनको. उस वक्त हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन? अजीत डोभाल अगेन. सो दीज कैन बी वेरी अनकैनी कोइंसिडेंसेस और बाय डिज़ाइन, हु नोज. और उसके बाद पाकिस्तान में अगले 1.5 से 2 साल तक एक के बाद एक करके बहुत सारे इंडियाज़ मोस्ट वांटेड का जो लिस्ट है वो एक के बाद एक मारा जाता है. बशीर अहमद पीर है उसमें, सईद खालिद राजा है, हरविंदर सिंह संधू एलियास रिंदा, उसको मारा जाता है जो निज्जर को कनाडा में हेल्प करता था. तो एक एक करके मारा जाता है. सो लेट अस सी. आई एम ओनली सेइंग ऑल दिस क्योंकि हमने ज़हूर मिस्त्री का नाम ऑलरेडी देखा हमजा की डायरी में, तो मैं रियली देखना चाहूँगा हमजा उसको कैसे मारता है. आई एम श्योर कि इन द मूवी दे विल शो हमजा ओनली किलिंग. मुझे ऐसा लगता है. राइट? लगता है बट मतलब द टाइमलाइन इज स्ट्रेच्ड टू 2024. आई डोंट नो. मतलब कि देखिए ये जो कहानी है, जो इंडिया का लिस्ट है वो बहुत लंबा है. वो लिस्ट तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है. वो 2-3 बहुत प्रीमियम नेम उसमें इन्वॉल्व हो गया था. जब निज्जर मरा उसका मारा गया, फिर गुरपतवंत सिंह पन्नून के ऊपर अटेम्प्ट फेल हो गया. लिस्ट में और बहुत सारे नाम हैं. बट अगेन देखिए लिस्ट के नाम भी जो है ना वो कोई हिट लिस्ट लेके नहीं बैठा होता है. दीज आर ऑल इवोल्यूशन. जब कोई बचता नहीं रिसोर्ट, इट्स ऑलवेज द लास्ट रिसोर्ट. ओके, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, एंड आई एम अज्यूमिंग बाय नाउ ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स रहेंगे जिन्होंने धुरंधर 2 देखी हुई है. देयरफॉर मेरा सवाल आपसे हिस्टोरिकल ही है. एक्चुअल लयारी अंडरवर्ल्ड, कराची अंडरवर्ल्ड में उज़ैर बलोच के चैप्टर के बाद क्या हुआ? क्योंकि इसी पॉडकास्ट में आपने कहा था कि he basically lost power after a point, right? He had to submit himself to the ISI. He had to. I mean, the thing, एक situation आया where he was picked up then from Dubai on an Interpol notice. ISI के साथ उसकी बातचीत जो कुछ भी हुआ हो गया जी. और उसने लीक कर दिया था इन्फॉर्मेशन कि कुलभूषण जाधव कहाँ होगा. After that, he was tried in a military court and he was sent to the barracks of Pakistan Army, जहाँ वो है. क्या निहारी खा रहे हैं या मतलब चिल लाइफ है? एब्सोल्युटली पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत समय तक ISI को उन्होंने बहुत फ़ायदा पहुंचाया. और जैसा मैंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्मगलिंग कार्टल्स, आर्म सप्लायर्स, टेरर फंडिंग, ये सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन आता है. तो वो तो उज़ैर उसका मास्टर था. ही इज लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ राइट नाउ. एब्सोल्युटली. पाकिस्तान का तो ये हिस्ट्री रहा है हमेशा कि आप एक बड़ा काम हमारे लिए कर दीजिए, आफ्टर दैट प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन. ओके, नाउ बैक टू लियारी.
हाँ, आपने पूछा कि उसके बाद लियारी में क्या, हाँ क्या हिस्टोरिकली उसके बाद कोई ऐसा गैंगस्टर उभर के नहीं आया जो लियारी को अपने कंट्रोल में ले लिया विथ पॉलिटिकल पावर और गोइंग हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिक्स एंड ISI and or Pakistan Army. History doesn't say much of that, and they say that Liari has been controlled to a great extent. जहाँ तक लियारी में जितना सारा क्राइम हो रहा था, बट मुझे लगता है ये सब कहने के लिए है. एज फार एज एक्सटॉर्शन रैकेट्स आर कंसर्न, जहाँ तक ड्रग और आर्म सप्लाई की बात है, ये पाकिस्तानी क्राइम सिंडिकेट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें ISI पूरी तरह इन्वॉल्व है. आज नहीं, थ्रू आउट हिस्ट्री ISI हैज़ बिन इन्वॉल्व इन स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स राइट फ्रॉम अफगानिस्तान टू द वेस्टर्न कंट्रीज. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज के ज़रिए वो हेरोइन और हशीश अमेरिकन एयरपोर्ट्स या यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंचता था. जब पाकिस्तान को जब वहाँ से उन दिनों में 80s में 200 किलो 300 किलो हेरोइन पकड़ा जाता था, तब एक स्टेज आया जहाँ पाकिस्तान अमेरिकन पेरेंट्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग दैट आवर चिल्ड्रन आर डाइंग फ्रॉम ड्रग्स कमिंग फ्रॉम ऑल द न्यूज़पेपर में पब्लिश वगैरह बहुत हुआ. तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने एक जनरल जिया तब पावर पे थे, mid-80s की बात है, उनको बोला गया कि वर्ल्ड बैंक का लोन पेंडिंग है $3.2 बिलियन का, वो बंद हो जाएगा, तुम पहले ये सब स्टॉप करो. वी डोंट वांट टू सी अनदर पाकिस्तान प्लेन कैरिंग ड्रग्स इनटू आवर सॉइल. दैट वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय देम एज अ ट्रांजिट कंट्री. तो उनका ड्रग बिजनेस सबसे आ रहा है, क्योंकि वो जो ड्रग जाके अमेरिका में बेच रहा सेल हो रहा था, उसका जो सेल प्रोसीड्स था वो वापस जाता था अफगान रेबल्स को फंड करने के लिए. दिस वाज अ CIA ऑपरेशन, बट वो बैकफायर हो रहा था बिकॉज व्हेन दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज द डाइकोटोमी ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, कि आप रशिया को फाइट कर रहे हैं इस तरह रेबल्स को हेल्प करके, लेकिन उसी ऑपरेशन में जो ड्रग अमेरिका पहुंच रहा है उसमें आपके ही बच्चे मर रहे हैं. That's it. I mean, it happens almost everywhere. So पाकिस्तान का हिस्ट्री हमेशा रहा है, तो वो आज भी चल रहा है. But nobody is like a रहमान रकायत और उज़ैर बलोच, who has come up and who is doing all this. History is not saying that. Nobody has become a leader. It's basically what I'm trying to say. वो disorganized system है अभी. देखिए, organized crime भी होगा unless and until एक criminal वो जब तक पॉलिटिशियन बनने की कोशिश नहीं करता तब तक वो पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं आता है. तो देन इफ ही इज ओनली हैप्पी विथ हिज क्राइम प्रोसीड्स, देन ही इज देयर. गॉट इट. ओके मित्रा साहब, थैंक यू, मज़ा आ गया. दिस वाज द एपिसोड फॉर टुडे. काफ़ी ब्रूटल पॉडकास्ट, काफ़ी सच्चाई ओरिएंटेड एपिसोड. व्हाट वाज योर इंटेंशन फॉर द ऑडियंसेस, कि ऑडियंस जाने क्या? मैं पहले तो बताना ये चाहूँगा, रणवीर, थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी टू कम टू योर शो. No, pleasure, sir. I hope I have been able to answer you. No, it was fantastic, and I hope that whatever we discussed, it offers something new, new perspective to the audience. क्योंकि audience के पास जो फिल्में आती हैं ना, उनको एक certain timeline के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर को कंपोजिट करके कहानी बोलना पड़ता है. But in real life they can be more brutal, they can be more gory, they can be more unfortunate, जो आप पर्दे में ज़्यादा दिखा नहीं सकते हैं. इस पूरे एपिसोड में हमने आदित्य धार भाई की बात कम करी है, बट कूडोज टू हिम. उन्होंने एक पूरा एक इकोसिस्टम, यूनिवर्स, या सल्यूट, जेन्युइनली आई फील दिस इज नेशनल सर्विस. एक सेक्शन ऑफ ऑडियंसेस भी है विच इज़ वेरी एंटी धुरंधर, and they're letting their political opinion creep into their opinion on the film. उनकी पर्सनल कमेंट्स है वो, लेकिन वो भी किसी, अगर कोई ये कहे कि धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा, तो जो कह रहा है उसका भी एक एजेंडा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए. From a media perspective, Aditya Dhar has ripped it apart. It's a great absolutely, because he has opened a new universe for the Indian people, for the Indian audience, or audience anywhere in the world. हमने तो कभी पाकिस्तान के ये चीज़ देखा ही नहीं. सिनेमा का एक पर्पस होता है
जी। आई बिलीव दैट द पर्पस इज टू अफेक्ट द वे यू सी द वर्ल्ड, आपका वर्ल्ड व्यू वाइडन करने के लिए. जी बिल्कुल. डेफिनेटली बहुत अग्रेसिव फिल्म थी धुरंधर, बट उसकी वजह से आई फील कि इंडिया जियोपॉलिटिक्स में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरेज इंडियन. तो आई फील कि जेन जी इसके लिए हाँ, वो समय आ गया है इंडिया में, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं. इसीलिए ही अभी इंडिया में हम लोगों को कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है, सुनाई पड़ता है देन यू नो व्हाट इट वाज इन द पास्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, सल्यूट टू आदित्य धर, एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट सर्विस टू, आई वुड से, नॉट जस्ट इंडियन ऑडियंस, टू पीपल एट लार्ज इन इंडिया. क्योंकि हम लोग को देखना एक बात होता है ना, और कुछ पढ़ना अखबार में और एक बात होता है. उन्होंने तो हमको खोल के दिखा दिया सब कुछ. You know, he's on course to becoming one of India's greatest ever filmmakers. Absolutely. The way it's going. And finally, filmmakers को भी celebrate किया जा रहा है. Love Ranveer Singh. He has opened the floodgate of this particular genre. Yeah. You know, love everything that Ranveer Singh has done. Plus, I am 110% sure कि यहाँ Ranveer Singh की brain भी operate हुई है pre-Dhurandhar. Like, he's definitely conceptualized this alongside Aditya Dhar. Absolutely. But kudos to both of them. Both. You know, they've Undoubtedly. killed it bringing this cast Absolutely. together. I just bringing want to this see film more together. of Ranveer Singh in part 2. Yeah. Because 100%. part 1 में उन्होंने अपना पूरा जो पिच है वो तैयार किया. You know, उसको एक मिशन में भेजा गया था कि कैसे यू हैव टू प्ले वन अगेंस्ट द अदर. Yeah. सब कुछ उसने बहुत सक्सेसफुली किया. हमजा का कैरेक्टर, एंड प्रोबेबली नाउ दैट सिचुएशन इज कमिंग वेयर बाय ही विल, लेट्स सी. Yeah. So being with us, sir, बहुत genuinely बहुत थैंक यू मजा आया. सो वेरी मच. No, our pleasure. It's such a pleasure. Our pleasure, sir. Thank you. Great. जय हिंद. जय हिंद. सर तो बेसिकली बिफोर एवरी एपिसोड अभी हमने एक प्री प्लान चीज़ स्टार्ट करी है, विच इज़ हम लोग इंटेंशन सेट करते हैं, लाइक फॉर द पीस. Okay. And usually intention is not related to host या guest. For me, the very human intention of this is I feel कि मैं देश के लिए कुछ सर्विस कर रहा हूँ यहाँ. I don't know exactly what. But yes, एक एंटरटेनमेंट का एंगल है, लोग बहुत कुछ सीखेंगे, साइकोलॉजी समझेंगे लोगों की, दूसरों की, स्पेशली जो साइकोलॉजी ऑफ ईवल होती है वो सब होगा. बट ऑन सम लेवल, एंड आई डोंट नो व्हाट द लेवल इज, आई एम लुकिंग एट दिस एज देश के लिए सेवा. सो डू यू हैव एनी इंटेंशन योरसेल्फ विद दिस पीस? Absolutely, because if you see what I write normally, I always have that in my mind. Same. Same. Okay. Absolutely the same. Mission towards country. 100%. Okay. Spot on. I Okay. can tell you. So that's the intention behind this. Spot on. ठीक है. भारत माता की जय. भारत माता की जय.